सेकंड थिंग क्या हो गई कि इसको पता है कि जब केसेस आएंगे तो पेमेंट भी आएगी, क्योंकि ये ज़्यादातर पेड क्लासेस लेती है। Start, sir. बट लेकिन We'll be looking at that. अगर हमें कोई फ़ायदा होगा तो Now you know that communication is like हमें तो टीम the बना most देंगे ना, important thing. तो कहने लग If जाएंगे you are talking about career or business or your professional life, academics, even your personal relationships, communication plays the most important part there. It is crucial for building up any kind of relationships, whether they are personal or social or otherwise. So obviously you have to be worrying about how to communicate effectively. There are certain principles for effective communication that we could begin with. The first effective communication principle that you need to keep in mind is what we could refer to as completeness. Because if you look at books, business communication books, mostly they'll talk about the 7 C's of communication, where each C stands for something. For instance, the first C could stand for completeness, another could stand for conciseness, then another one for clarity, and then for correctness, concreteness, and consideration and courtesy. So these 7 C's are very popular. Sometimes you even get a question in the exams asking you to list the 7 C's or explain, elaborate upon the 7 C's of communication. So this is going to answer that question. Looking at completeness, well, your message should be complete in all respects. It should provide the all the information that you are looking forward to provide to the receiver. It should be planned and organized and structured well, right? And then it should answer the 5 W questions, that is what, why, when, where and who, right? तो ये सारे जो सवाल हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी सवाल हैं कि जो व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर और हु, ये वाले जो सवाल हैं इनका जवाब मिलना चाहिए आपके मैसेज में। तो वो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट कब होगा? जब इन सब सवालों के जवाब जो है वो मिल रहे होंगे, राइट? सो ये एक पहला वो हो गया, प्रिंसिपल हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। दूसरा, लेट्स से कंसाइजनेस जिसको हम कहते हैं। तो कंसाइज होने का मतलब है टू बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। क्यों? क्योंकि आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते। यू जस्ट वांट टू सेव द टाइम, सो यू प्रोवाइड द मोस्ट वाइटल इंफॉर्मेशन to the receiver and try to cut out on the extra information that might not be very useful for the receiver. उसको हम कंसाइसनेस कहेंगे। ये हर जगह ये प्रिंसिपल जो है काम आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, दैट इज क्लैरिटी। आपका मैसेज जो है क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर कोई एम्बिगुटी हम कहते हैं जब किसी बात के बहुत से मतलब निकलते हैं तो हम कहते हैं ये बात एम्बिगुअस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। योर मैसेज शुड बी क्लियर एंड इट शुड नॉट बी एम्बिगुअस. It should reach the receiver as a straightforward statement. It should reach the receiver in simple and clear words, right? And the words must mean the same to the receiver as they mean to the sender, right? तो ऐसे words आप use करें वहाँ पर जो कि familiar हैं, जो कि लोग आसानी से समझते हैं और जो अपनी रोज़मर्रा की जो भाषा है, जो संवाद है, उसमें उसको यूज़ करते हैं। ट्राई टू यूज़ सच वर्ड्स एंड डोंट यूज़ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, डोंट यूज़ जार्गन एंड सो ऑन। उसके बाद जो अगला प्रिंसिपल है वो है करेक्टनेस। करेक्टनेस से मतलब होता है उसकी जो आपकी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वेरासिटी क्या है, वो कितनी सही है, कितनी करेक्ट है, वेरीफाइड है या नहीं है। तो यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट प्रोवाइडिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। वो इंफॉर्मेशन आपकी टेस्टेड होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो उससे अगला प्रिंसिपल है, जो नेक्स्ट सी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, उसको हम कंक्रीटनेस कहते हैं। कंक्रीटनेस से मतलब हो गया कि जो भी आप मैसेज अपने रिसीवर को आप कम्युनिकेट करते हैं, इट शुड अवॉइड वेग लैंग्वेज, इट शुड अवॉइड एब्स्ट्रैक्शंस। ऐसी चीज़ें उसमें मैसेज में नहीं होनी चाहिए जो डेफिनेटिव ना हो, जिनका मतलब जो है वो फिक्स ना किया जा सके या फ्री फ्लोटिंग सा मीनिंग हो।
इस तरह के मैसेज अवॉइड करने चाहिए। ऑल्सो ट्राई टू कंक्रीटनेस से ये भी मतलब होता है कि जो आपका मैसेज है, अगर वो वर्बल भी मैसेज है, तो उसका एक इस तरह का इम्पैक्ट होना चाहिए कि जो रिसीवर है उसके सामने एक शब्द चित्र, जिसको हम कहते हैं, एक शब्द चित्र जो है उसकी आंखों के सामने खिंच जाए, एक वर्ड पिक्चर जैसे उसकी बन जाए उसके सामने, राइट। सो इट शुड बी वेरी क्लियर, इट शुड बी लाइक समथिंग पैल्पेबल, ऐसा जो कि उनको सामने दिखे और जिसको वो जिससे आइडेंटिफाई कर सकें, उसको हम कॉन्क्रीटनेस कह देंगे। उसके अलावा जो एक और सी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, वो है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन से मतलब हो जाएगा कि आप अपनी ऑडियंस को हमेशा कंसिडर करेंगे और उनको आप दिमाग में रखेंगे। यू विल टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस तरह की है, वो किस सोशल बैकग्राउंड से है, किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, किस कल्चरल बैकग्राउंड से है। तो इन सब चीज़ों की तरफ आप सेंसिटिव होंगे एंड यू विल बी कंसिडरेट टूवर्ड्स योर ऑडियंस। आप ऐसी चीज़ें नहीं कहेंगे जो हो सकता है कि कल्चरली अनएक्सेप्टेबल हो आपकी ऑडियंस के लिए, या और किसी लेवल पर आपकी ऑडियंस को हर्ट करे या फिर उनको समझ आने में दिक्कत हो। ऐसी आप जो है ना लैंग्वेज या ऐसे आइडियाज़ आप अपने मैसेज में यूज़ नहीं करेंगे। दैट इज़ वन थिंग। Another C that we would be looking at is courtesy. Courtesy से मतलब होता है जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी आप मैसेज देते हैं, जो है वो उस मैसेज के अंदर सौम्यता होनी चाहिए, उसके अंदर सभ्यता होनी चाहिए। जो आपका मैसेज है पोलाइट होना चाहिए, सिविलाइज्ड होना चाहिए। उसमें आप जो भी अपना आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो भी पोलाइट होगी, आपकी जो टोन होगी वो भी पोलाइट होगी, और आपका जो मैसेज होगा वो भी उसमें किसी भी तरह के जारिंग या फिर हर्टफुल जो है कमेंट्स नहीं होंगे। आपकी लैंग्वेज बहुत ही इसको हम बोल देंगे कि इसके अंदर आदर की भावना होनी चाहिए, जहाँ पे आप दूसरे को जो है इम्पोर्टेंस दें, ऐसा आपका मैसेज होना चाहिए। तो ये तो कुछ प्रिंसिपल्स हो गए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो हाउ टू यूज़ बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली। आप इस तरह से बॉडी लैंग्वेज यूज़ करें कि जो आपके जो आपका ऑडियंस है उसको आपका जो मैसेज है, वर्बल मैसेज है, वो जो है उससे और ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा ना हो कि आप बात तो कर रहे हैं, लेट्स से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप बात तो कर रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्पीच में कि हाउ शुड दे बी मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ, हाउ कैन दे बिकम बेटर स्पीकर्स, और आप खुद जो है लैकिंग इन कॉन्फिडेंस है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे दिखा रही है कि आप बहुत नर्वस हैं, आप घबरा रहे हैं खुद, जबकि आप लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह से वो नर्वसनेस और एंग्जाइटी को जो है वो फाइट कर सकते हैं, कैसे वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि बात तो आप कर रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में, और यू ट्राइंग टू मोटिवेट देम टू बी बेटर स्पीकर्स, और खुद आप जो है नर्वस हैं, आप घबराए हुए हैं, तो क्या होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपके जो मैसेज है, जो वर्बल मैसेज है, उसके अगेंस्ट काम करेगी या उसको रन डाउन कर देगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। there should be no contradictions between your body language and the kind of thing that you or idea that you're trying to express. लैंग्वेज आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वही लैंग्वेज आप यूज़ करिए। जैसा कि कल बात हो रही थी, आप लोगों में से कुछ लोगों ने मैसेज किया मुझे कि सर आप थोड़ा सा धीरे पढ़ाइए और जो है हिंदी यूज़ करिए, बाइलिंगुअल मोड यूज़ करिए पढ़ाने में। सो आई एम ट्राइंग टू कीप दैट इन माइंड। आज मैं जो है हिंदी में ज़्यादा बात कर रहा हूँ इंग्लिश के साथ, सो दैट जो लैंग्वेज हो वो ऐसी हो कि आप लोगों से समझ सकें, आइडियाज़ आप तक पहुँच जाएँ। सो अप्रोप्रिएट लैंग्वेज आप यूज़ करें, अपने ऑडियंस प्रोफाइल के हिसाब से आप यू चूज़ योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जिस तरह की ऑडियंस होगी उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें आप। अगर बच्चे हैं तो उनके हिसाब से लैंग्वेज यूज़ करें, अगर जवान लोग हैं, एकेडमिक्स हैं, उसके हिसाब से लैंग्वेज यूज़ करें, अगर कोई वृद्ध लोग हैं, बूढ़े हैं, तो उनके हिसाब से लैंग्वेज यूज़ करें, अनपढ़ लोग हैं उनके हिसाब से लैंग्वेज यूज़ करें। आपका मैसेज जो है आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंगली उसकी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे। उसके अलावा फीडबैक जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल अगर आप लोगों ने मुझे फीडबैक नहीं दिया होता, नहीं बताया होता कि सर आप हिंदी में समझाइए, तो फिर मैं आज भी उसी तरह से आई वुड हैव कंटिन्यूड टॉकिंग इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बात करता रहता, तो शायद आपको आज भी
समझने में उतनी ही मुश्किल होती जितनी कि शायद कल हो रही थी, बट क्योंकि आपने फीडबैक मुझे दे दिया तो आई ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन सर्टन थिंग्स। वीडियो की कल प्रॉब्लम हो रही थी, उसको भी हमने जो है वी ट्राई टू लुक एट दैट। आज शेयर स्क्रीन भी आपके साथ हम कर पा रहे हैं। सो यू नो फीडबैक इज़ इम्पोर्टेंट, वरना आपको ये पता नहीं चलता है कि ऑडियंस को किस तरह की दिक्कत जो है या परेशानी वो सामने आ रही है, राइट। उसके अलावा there's समथिंग कॉल्ड पार्टिसिपेटिव लिसनिंग। अब पार्टिसिपेटिव लिसनिंग जो होता है वो हम समझते हैं कि जो एक तो स्पीकर है, जो सेंडर है, उसको उसका लिसनिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये काम तो सिर्फ रिसीवर का, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर टू वे कम्युनिकेशन है तो जो पार्टिसिपेटिव लिसनिंग होगी उसका मतलब ये होगा कि जो सेंडर है वो भी एक्टिवली ऑडियंस के रिस्पॉन्सेज को सुनेगा और जो है ही वुड इक्वली बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन दैट वुड बी जनरेटेड। जो भी डिस्कशन जनरेट होगा उनके आपसी ट्रांजैक्शन से, उसमें सेंडर भी उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा जितना कि रिसीवर करेगा। ये सिर्फ रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अटेंटिव होना है और ध्यान से सुनना है, ये काम सेंडर का भी है कि वो ध्यान से सुने। क्या ध्यान से सुने? रिसीवर की जो भी डिमांड्स हैं या रिसीवर की जो भी कोई अगर उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, फेस कर रहा है वो, उसको समझने में चीज़ को, तो उसको सेंडर सुने। इसको हम पार्टिसिपेटिव लिसनिंग कहेंगे। उसके अलावा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल से मतलब होता है कि जैसे कल आप में से कुछ लोगों ने जो मैसेज पोस्ट किए उसमें कुछ मैसेजेस जो थे वो तो रेलेवेंट थे। हालांकि मैं कहूँगा कि सिर्फ मुश्किल से 4-5% मैसेजेस जो, या उससे भी कम शायद, रेलेवेंट थे। बाकी मैसेजेस जो थे वो बिसाइड्स द पॉइंट, एकदम ऑफ द मार्क, उनको हम कहेंगे कि बिल्कुल इनवैलिड जैसे क्वेश्चन, जिनको कोई रिलेशन नहीं था हमारे लेक्चर से, हमारे टॉपिक से। तो उस तरह के मैसेजेस जो हैं वो, मेरा ऑडियो लो है, अब कुछ इम्प्रूव हुआ, आई डोंट नो, आई होप कुछ इम्प्रूव हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंडर के लिए या स्पीकर के लिए या इंस्ट्रक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करे। बिकॉज अगर ऑडियंस जो है कई बार इंटरेस्टेड नहीं होती, कई बार राउडी होती है, कई बार ऑडियंस इस तरह की होती है कि वो चाहती नहीं है कि आप जो है मैसेज क्लियरली वो कन्वे कर पाएँ। तो जो भी रीज़न है उसका एक्स वाई जेड, जो सेंडर होता है उसको थोड़ा सा पेशेंटली बिहेव करना पड़ता है, सब्र के साथ काम लेना पड़ता है। अदरवाइज तो कम्युनिकेशन टोटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है। उसके अलावा यू नो यूजिंग मैकेनिकल गैजेट्स, बिकॉज आजकल वी आर लिविंग इन द मशीन एज, हम तो हमेशा हर चीज़ में मशीन यूज़ करते हैं। तो ये भी टेक्नोलॉजी को भी लेके साथ में चलना ज़रूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। जो भी लेटेस्ट मेथड्स हैं कम्युनिकेशन को जो है इम्प्रूव करने के, आप उन्हें यूज़ करिए और ट्राई टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज मेथड्स। प्लानिंग ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लान नहीं करेंगे अपने कम्युनिकेशन को, अगर आप अपने जो भी आपका प्रेजेंटेशन है उसको प्लान नहीं करेंगे, टाइम को नहीं प्लान करेंगे, कंटेंट को नहीं प्लान करेंगे, तो उसमें जो है डिले और फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। एक फ्लो चार्ट बना लेना या एक सीक्वेंस बना लेना अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए, दैट इज़ ऑलवेज गुड। फिर there's समथिंग कॉल्ड द 3M अप्रोच। जो 3M है उसमें ईच M स्टैंड्स फॉर समथिंग। एक M है माइंड, एक M है मीडियम और एक M है मैसेज। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। माइंड से मतलब हो गया कि आपको जो है सेंडर को जो है रिसीवर के माइंड, और रिसीवर को जो है सेंडर के माइंड को एक हद तक रीड करना और उसको अप्रिशिएट करना, समझना, ये ज़रूरी है। थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना, रिस्पॉन्सेज देना क्विकली, और एक ओपन माइंडेड एटीट्यूड रखना, एक खुला एटीट्यूड रखना, लर्निंग की तरफ समझने के लिए जो है अपने तैयार रहना, इनहिबिशंस को छोड़ देना, ये ज़रूरी है। मेंटली प्रिपेयर्ड होना कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके अलावा मीडियम, जो भी आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं, जो चैनल आप यूज़ कर रहे हैं, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपका गोल है, ये सारा मीडियम में आ जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस का गोल क्या है, उसका चैनल क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, और आपका जो है वॉइस और टोन क्या है, वो भी सब
मीडियम में आ जाता है। तो ये भी आपको इनको भी इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए। यू शुड यूज दीज एज as conducively as possible for your target audience. फिर जो लास्टली जो लास्ट एम है, दैट इज द मैसेज विच इज योर कंटेंट। तो कंटेंट को आपको परफेक्ट करना जरूरी है। कंटेंट को जो है, जो हमने पहले 7 C's की बात की थी, वो सब उस पर अप्लाई करना जरूरी है। इट शुड बी, द मैसेज शुड बी कंप्लीट, बट इट शुड ऑल्सो बी प्रिसाइज, इट शुड बी करेक्ट, शुड बी वेल क्राफ्टेड एंड स्ट्रक्चर्ड। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो ये तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजीज हो गई। अब हम आ जाते हैं इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर कि ये क्या चीज़ें हैं। अब पहले ये इंट्रा और इंटर, इन दोनों टर्म्स को समझना जरूरी है कि इंट्रा क्या है और इंटर क्या है। तो आप देखेंगे, अगर हम पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को देखें, और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को हम पहले क्यों देख रहे हैं, इसकी एक वजह है, मैं भी आपसे उस बारे में बात करूंगा। तो पर्सनल का मतलब तो सबको पता है। पर्सनल मतलब जो भी कोई चीज़ व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत चीज़ जो अपने से रिलेटेड होती है, उसको पर्सनल कहते हैं। यहाँ पे जो इंट्रापर्सनल है और इंटरपर्सनल है, वो भी हमारी अपनी जो पर्सनालिटी है या हमारा जो अपना सेल्फ है उससे रिलेटेड है, लेकिन किस तरह से रिलेटेड है, इसी का डिफरेंस है। तो इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन है, उसमें जो इंट्रापर्सनल जो वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम और डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। तो अपने आप से बात करना, जो कि हम सभी करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन, जैसा कि कल भी मैंने आपसे कहा था, इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज between two people, it can also be between two ideas or two sets of belief or two arguments। आपके दिमाग में कोई एक ही चीज़ को लेके दो तरह के आइडियाज़ हो सकते हैं, कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज़। आप सोच रहे हैं, कई बार आप इंटरनल डायलॉग करते हैं, अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं कि मैं ऐसा करूं या ऐसा करूं, राइट। सो यू काइंड ऑफ आर्ग्यू विद योर ओन सेल्फ। आप अपने आप से जो है आर्ग्यूमेंट करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। ये हर कोई करता है, दिस इज अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, राइट। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में ये सब कुछ आ जाता है। It is the communication which takes place within a single person for the purpose of clarifying ideas or analyzing a situation। तो मैंने जैसा कि कहा था कि कम्युनिकेशन जो है, दो आइडियाज के बीच में भी हो सकती है, दो सेट्स ऑफ बिलीफ के बीच में भी हो सकती है, दो सिचुएशंस के बीच में हो सकती है। तो ये हो गई आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। उसके अलावा जो उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहला जो एस्पेक्ट दिया हुआ सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट इज नथिंग, सिंपली पुट इट्स योर ओन परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ। इसको सेल्फ अवेयरनेस भी कह सकते हैं, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो कितना सही है, और आप कितना ऑब्जेक्टिवली अपने आप को देखते हैं, कितने सही तरीके से अपने आप को देखते हैं या नहीं देखते हैं, दैट इज़ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। कुछ लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत हेल्दी होता है, बहुत करेक्ट होता है। कुछ लोगों का सेल्फ कंसेप्ट जो अनहेल्दी होता है, और वो कई बार इट्स वेरी फार फ्रॉम ट्रूथ ऑल्सो, राइट। तो बिलीव्स फिर आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है, वैल्यूज आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है, और एटीट्यूड्स आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है। तो बिलीव्स मतलब वो सारी विचारधाराएं, वो धारणाएं जो कि जिनके साथ हम बड़े होते हैं, जिनको हम सही समझते हैं, या जो हमारे समाज में, जो हमारा आसपास, जो हमारा इमीडिएट, जो हमारी कम्युनिटी है, उसमें जिनको सही माना जाता है, वो सब बिलीव्स कहलाते हैं। और उसके अलावा वैल्यूज़ भी उसी तरह की चीज़ें, वैल्यूज़ होते हैं संस्कार, जिनको हम कह सकते हैं, या जो हमें सिखाया जाता है, सही और गलत का जो कॉन्सेप्ट है, वो वैल्यूज़ में आ जाता है। फिर एटीट्यूड्स, जो हमारे एटीट्यूड्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कि हमारी जो अगेन जो हमारी सोच है, अलग अलग चीज़ों के लिए जो हमारी सोच है, कि ये चीज़ ऐसी है, या ये लोग ऐसे हैं, या ये बात ऐसी है, ये सब एटीट्यूड में आ जाते हैं। बहुत ब्रॉड टर्म्स हैं ये, बट ये सारी चीज़ें, ये जो पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये मिलकर आपके सेल्फ के कॉन्सेप्ट को या सेल्फ अवेयरनेस को डिफाइन करते हैं। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आपका जो सेल्फहुड है, जो सेल्फ अवेयरनेस है, या जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है,
ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप किस तरह अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, राइट। उसके बाद जो अगली चीज है वो है परसेप्शन। अब परसेप्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट में ये डिफरेंस है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट तो इट लुक्स विद इन, ये अंदर की तरफ देखता है कि आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं। परसेप्शन जो होती है वो बाहर की तरफ देखती है कि आप बाहर जो आपके आसपास चीजें हैं उन्हें कैसे देखते हैं, और जो आपके आसपास लोग हैं या सिचुएशंस हैं उन्हें कैसे देखते हैं। ये आपका परसेप्शन हो जाता है, सो परसेप्शन लुक्स आउटवर्ड्स and it is also rooted in beliefs, values and attitudes, जिनकी हमने पहले भी बात की थी सेल्फ कॉन्सेप्ट में। बट ये जो है बेसिकली आपका परसेप्शन अगर हेल्दी होगा तो इट विल क्रिएट अ हार्मोनियस सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी उससे क्रिएट होगी अगर आपका परसेप्शन अच्छा है। अगर आपका परसेप्शन खराब है दूसरों की तरफ, दूसरी कम्युनिटीज की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ, आपके आसपास पड़ोसियों की तरफ या कम्युनिटीज की तरफ, तो क्या होगा, उससे एक बुरे समाज की रचना होगी जिसके अंदर अराजकता होगी, जिसके अंदर शांति नहीं होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे। तो परसेप्शन को ठीक करना बहुत जरूरी है। आप दूसरों को वैसे ही देखें जैसा कि आप चाहते हैं कि दूसरे आपको देखें। तो जिस तरह आप ये चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में अच्छा सोचें और आपको आपसे अच्छे से बर्ताव करें, उसी तरह से आप भी दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। उसके बाद जो एक चीज़ है आपके इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में जो रोल प्ले करती है बड़ा, वो हो गया एक्सपेक्टेशंस और लाइफ स्क्रिप्ट्स। अब एक्सपेक्टेशंस हो गए कि आप फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपके क्या गोल्स हैं, वो सारे जो लॉन्ग टर्म रोल्स हैं आपके, जिनको हम लाइफ स्क्रिप्ट्स कहते हैं, ये सब क्या है। इससे भी डिफाइन होता है कि आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है अपने आप से, जो आंतरिक संवाद जिसको हम कहते हैं, आंतरिक संवाद जो आपके अंदर जो संवाद चलता है वो किस तरह का होगा। अगर ये सारी चीज़ें हेल्दी हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, लाइफ स्क्रिप्ट्स आपकी हेल्दी हैं, आपके जो सेल्फ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हेल्दी हैं, एटीट्यूड्स हेल्दी हैं, बिलीफ्स हेल्दी हैं, वैल्यूज हेल्दी हैं, तो क्या होगा कि जो आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, जो आपका आंतरिक संवाद है वो भी हेल्दी होगा, उससे आपको पीस मिलेगी, आप एक शांत व्यक्ति बन जाएंगे, एक सेटिस्फाइड व्यक्ति बन जाएंगे। और अगर ये सब नहीं होगा, इससे उल्टा होगा, तो आप जो है बेचैन रहेंगे, आप अराजकता की तरफ बढ़ेंगे और आप सोसाइटी को भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनल डिस्कोर्स, सोलो वोकल कम्युनिकेशन, सोलो रिटन कम्युनिकेशन, ये सारे जो हैं आपके इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। तो देखिए अगर मैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोलो रिटन कम्युनिकेशन ये भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। हम ये ना समझे कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन आती है, क्योंकि कुछ लोग डायरी लिखते हैं। अब डायरी जब लिखी जाती है तो वो किस तरह का संवाद है, वो आप किसी और से बात थोड़ी ना कर रहे हैं। डायरी बेसिकली आप ही का एक्सटेंशन है, आप ही की ईगो या आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। तो आप डायरी को जो है अपने ही आपका एक हिस्सा आप समझ लीजिए, जिसमें आप अपने आइडियाज को दर्ज करते रहते हैं, राइट। तो डायरी राइटिंग भी एक तरह का इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। और अगर आप सोलो वोकल कम्युनिकेशन, अपने आप से कई बार कुछ लोग बात करते हैं, वो भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। इंटरनल डिस्कोर्स जो है, जो आप अंदर विचारों का जो आपका एक वो चलता रहता है संवाद, वो भी एक आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। सो दिस इज समथिंग नेचुरल, इट हैपेंस विद एवरीवन। तो अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है आपका, वो कई तरह का होता है, दो तरह का मेनली। एक है जिसको हम कहते हैं सॉलिलोक्वी। सॉलिलोक्वी जो होती है वो एक थिएटर में एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं जब आप थिएटर में किसी कैरेक्टर को देखते हैं। जैसे आप शेक्सपियर का कोई प्ले देख रहे हैं स्टेज पर, अब उसमें कैरेक्टर है जिसके बारे में शेक्सपियर ने, जो रिटन प्ले है, जो लिखित संवाद है, उसमें तो उसने लिख दिया कि वो जो कैरेक्टर है, मान लीजिए हैमलेट का कैरेक्टर, वो आंतरिक संवाद उसका क्या चल रहा है, अपने आप से वो क्या कह रहा है अपने दिमाग में, तो लिखित में तो ये दिख रहा है। लेकिन अगर आप स्टेज पे हैं, आपके पास हाथों में, जो ऑडियंस में आप बैठे हो, आपके पास तो स्क्रिप्ट भी नहीं है, अगर आप स्टेज पे देख रहे हैं कि हैमलेट जो है स्टेज पे चल रहा है, इस कोने से दूसरे कोने तेजी से टहल रहा है, बहुत ही अपसेट लग रहा है, परेशान लग रहा है, कुछ सोच रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या सोच रहा है? ये पता लगाने के लिए थिएटर में, नाटक में जो है एक डिवाइस यूज होता है, उसको सॉलिलोक्वी कहते हैं। सॉलिलोक्वी में क्या होता है कि जो इंसान अंदर सोच रहा होता है, ताकि ऑडियंस को भी पता चल सके वो क्या सोच रहा है कैरेक्टर, इसलिए वो अपने सारे थॉट्स को जोर जोर से बोलता है।
जो वो दिमाग में सोच रहा होता है उसको जोर जोर से बोलता है। उससे क्या होता है, उससे ऑडियंस भी सुन लेती है कि वो सोच क्या रहा है, जान लेती है कि वो सोच क्या रहा है। तो इसको हम सॉलिलोक्वी कहते हैं। और उसके बाद जो है दूसरी चीज है मोनोलॉग। अब ये जो मोनोलॉग है ये क्या होता है, ये भी एक तरह का आंतरिक संवाद है। इट इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय वन पर्सन और अ लॉन्ग वन साइडेड कॉन्वर्सेशन। तो मोनोलॉग में जो जो वर्ड है मोनोलॉग, उसका ग्रीक ओरिजिन है, which comes from the word monologos. मोनोलोगोस, लोगोस इज वर्ड, ग्रीक में, ग्रीक लैंग्वेज में लोगोस का मतलब होता है वर्ड। मोनोलोगोस से मतलब हो गया स्पीकिंग टू योर सेल्फ अलोन, राइट, स्पीकिंग अ वर्ड टू योर सेल्फ अलोन, राइट, सो मोनोलोगोस, राइट। ये सारे जो वर्ड्स हैं, डायलॉग, मोनोलॉग, ये सब जो है ये लोगोस से ही बने हुए हैं, राइट, स्पीच से, बेसिकली वर्ड से, बोलने से, राइट। लोगोस वर्ड होता है, लोगोस के और भी बहुत सारे मीनिंग्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मोनोलॉग से मतलब है कि एक लंबी सी स्पीच जो कि खुद अपने आप को ही दी जा रही हो या अपने आप से ही कही जा रही हो, राइट, इसको हम मोनोलॉग कह देते हैं। तो ये दो तरह के जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के टेक्निकल इंस्टेंसेस हैं, एक सॉलिलोक्वी है और एक आपका मोनोलॉग है। अब हम चलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की तरफ। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है उसमें उसका एक दूसरा पहलू होता है कि आप जो बात करते हैं इसमें, वो अपने आप से नहीं, वो किसी और से करते हैं, राइट। फेस टू फेस भी हो सकता है, वो टेलीफोन पे भी हो सकता है, वो ईमेल पे भी हो सकता है, वो जो है इसके थ्रू भी हो सकता है, लाइव चैट के थ्रू हो सकता है, या कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है। आज के ज़माने में हम अगर बात करें तो जो डायरेक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस रिलेशनशिप्स, राइट, बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, राइट। तो जो इसकी इमीडिएसी है वो इम्पोर्टेंट है, इसकी प्राइमेसी जो है इम्पोर्टेंट है। इमीडिएसी के मतलब इट्स हैपनिंग इन द हियर एंड द नाउ। तो ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसका हियर एंड द नाउ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है उसको हम इन्हेंस कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या ये भी हो सकता है कि वो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है या कम्युनिकेशन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डीके कर जाए। तो जैसा कि रिश्तों में होता है कि पहले आप किसी से पहली बार मिलते हैं, जो आप दोस्त बनाने की जो प्रक्रिया है, कैसे आपके मित्र बनते हैं, पहली बार आप किसी से मिलते हैं जो अजनबी होता है, और धीरे धीरे थोड़ी बहुत आपकी कॉन्वर्सेशन होती है, पहले थोड़ी हेजिटेशन वाली कॉन्वर्सेशन, फिर धीरे धीरे आपकी वो जो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होती है वो इम्प्रूव होती जाती है, और ज़्यादा घनिष्ठ आपकी मित्रता हो जाती है, घनी हो जाती है आपकी जो मित्रता है। एंड देन देयर कम्स अ टाइम जब आप बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट भी कुछ होता है समटाइम्स। व्हाट हैपेंस इज कि उसके बरक्स क्या हो जाता है कि आपका जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो कई बार डीके कर जाता है, कि आप किसी के साथ बहुत थिक थे, बहुत अच्छी आपकी उनके साथ बातचीत थी, बहुत आप हर चीज़ शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, और फिर धीरे धीरे वो रिलेशनशिप जो है डीके हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते या नहीं मिलते, राइट। सो बोथ दीज थिंग्स आर पॉसिबल। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को जो है हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे। पहला जो कैटेगरी है वो है डायडिक कम्युनिकेशन, विच कम्स फ्रॉम द वर्ड डायड। डायड का मतलब होता है दो लोगों का ग्रुप। तो डायडिक जो कम्युनिकेशन है, इट इन्वॉल्व्स टू पीपल, दो लोगों के बीच में बात जो हो रही है, संवाद हो रहा है, उसको हम एक इंस्टेंस मान सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। ग्रुप कम्युनिकेशन जो है, जहाँ पर दो से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, उसको भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मानते हैं। और इस नंबर के का कोई फिक्स्ड ऐसा नंबर नहीं है कि इतने हो तभी ग्रुप कम्युनिकेशन। जो भी, अगर दो से ज़्यादा है तो ग्रुप कम्युनिकेशन हम उसे कह देंगे। जितना क्लोज ग्रुप होगा उतना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो हम कहेंगे कि ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें थोड़े थोड़े कम होते चले जाएंगे, राइट। इम्पर्सनल होता चला जाएगा वो थोड़ा, क्योंकि आप सबको इक्वल अटेंशन नहीं दे सकते। अगर 100 लोग बैठे हुए हैं और तो सब एक दूसरे से बहुत जो है ना क्लोजली बातचीत नहीं कर पाएंगे, अटेंशन नहीं दे पाएंगे एक दूसरे को।
जितना छोटा ग्रुप होगा उतनी क्लोज कम्युनिकेशन होगी, और क्लोजनेस का जो आइडिया है वो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है कि उसमें क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के बीच में। उसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो नेक्स्ट लेवल जो मैं आपसे कह रहा था, अगर बहुत सारे लोग हैं तो फिर वो आ जाता है पब्लिक कम्युनिकेशन के लेवल पे, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं। आई एम कम्युनिकेटिंग टू, आई डोंट नो, मे बी हंड्रेड्स ऑफ यू थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। ये पब्लिक कम्युनिकेशन में आ जाएगा। इसके अंदर इंटरपर्सनल एलिमेंट्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद एक और जो तरीका है, another way of categorizing interpersonal communication is on the basis of the function or the setting of communication, कि भाई आपका जो परिवेश है, ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, किस परिवेश में आपका जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। तो पहली चीज़ है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अगर आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, अगर किसी कंपनी के अंदर हो रहा है, मतलब आप एम्प्लॉयज़ हैं, आप हो सकता है एक सबॉर्डिनेट हो, एक सुपीरियर हो, अगर ऐसा है, आप एक जगह ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है आपस में एक दूसरे के साथ, वो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन हम उसे कहेंगे, बिकॉज इट इज हैपनिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कह देंगे। उसके बाद एक होता है फैमिली कम्युनिकेशन। वो तब है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर वो कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर जो है चाहे वो फैमिली छोटी हो, बड़ी हो, न्यूक्लियर हो, एक्सटेंडेड हो, ब्लेंडेड हो, कैसी भी हो, उसके अंदर अगर कम्युनिकेशन हो रहा है विद इन दैट, विद इन दोज रिलेशनशिप्स, तो हम उसको फैमिली कम्युनिकेशन कह देंगे, राइट। इसी तरह से सोशल कम्युनिकेशन एक हो सकता है कि जहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको अगला स्टेप जो हम देखिए नीचे आप अंडरलाइंड है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, कि वहाँ पे आप लोगों से जो है बस औपचारिकता या फॉर्मेलिटी जिसको हम कहते हैं, इसके लिए आप बस बात कर रहे हैं। कोई आपको पड़ोसी मिल गया रास्ते में तो आप उससे जो है अपना उसको ग्रीट कर लेते हैं, उससे बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा हालचाल पूछ लेते हैं। ये सब इम्पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है, राइट। तो हो तो रहा है, दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है ऑब्वियसली, बट वो ज़्यादा पर्सनल नहीं हो रही है, बहुत ही एक औपचारिक लेवल पे हो रही है कि जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं, क्या हो रहा है आजकल, सो ऑन। इसको हम इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कह देंगे, राइट, या सोशल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। या फिर जो शॉर्ट टर्म एक्सचेंजेस होते हैं जो कि किसी दुकानदार या किसी खरीदार के बीच में हो सकते हैं, या फिर जो कि किसी वॉचमैन या किसी रेजिडेंट के बीच में हो सकते हैं, ये सारे जो हैं आपके इम्पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, सोशल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। इनके अंदर जो पर्सनल एलिमेंट है वो बहुत ही कम रहता है, राइट, और फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, औपचारिकता ज़्यादा होती है उसमें। अच्छा, फिर जो दो स्टेजेस जिनकी मैं बात कर रहा था इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की, कि दे कैन ईदर बी यू नो प्रोग्रेसिव और दे कैन बी व्हाट वी कॉल रिग्रेसिव। तो या तो जो है आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होता चला जाता है ओवर टाइम, राइट। तो उसमें इनिशियल इनकाउंटर होता है, पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं, स्ट्रेंजर्स हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटिंग होती है, जहाँ पे आप एक दूसरे को टेस्ट द वाटर्स, एक दूसरे के आइडियाज़ को आप जानते हैं, समझते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ के मुझे ये पसंद है, क्या इसको भी ये पसंद है, ओके हम ये हमारी ये हॉबीज़ हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं, या दूसरे इंसान के भी वही हैं। उसके बाद फिर इंटेंसिफाइंग होती है, अगर हो सकता है कि आपके कॉमन इंटरेस्ट हैं तो आपका रिलेशनशिप और इंटेंसिफाई हो जाए और गहरा हो जाए। उसका फोर्थ स्टेप होता है इंटीग्रेशन, जहाँ पे आप एक दूसरे को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ किसी तरह की इनहिबिशन नहीं रखते, बहुत ही फ्रीली एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं और बातचीत करते हैं। आप एक दूसरे को अपना एक दूसरे का दोस्त और हमदर्द समझते हैं। तो ये जो है ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का जो हम कह सकते हैं एक बहुत ही एडवांस स्टेज है। और सबसे जो एडवांस स्टेज है वो फाइनल स्टेज, वो है बॉन्डिंग। जब आप लोगों के बीच में एक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यू काइंड ऑफ कांट यू कांट डू विदाउट ईच अदर। आप एक दूसरे के साथ रहते ही हैं, एक दूसरे को हमेशा मिस भी करते हैं, एक दूसरे से ज़रूर बात करते हैं, जैसे जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। या अगर मान लो बिजनेस के या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कोई ऐसे लोग जो प्रोफेशनल लाइफ में आपके ऑफिस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो और उनके बिना आपका जो है ना फंक्शन करना ही जो है वो मुश्किल हो जाए, तो इस सब को हम बॉन्डिंग कह देते हैं, राइट। या दो कंपनीज हैं, उनके बीच में इतनी अच्छी बिजनेस हिस्ट्री रही है कि उनकी इतनी बॉन्डिंग हो गई है कि अब वो एक दूसरे के बिना कोई फ्यूचर इमेजिन नहीं करती हैं। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रोग्रेसिव स्टेजेस थी। अगर हम रिग्रेसिव स्टेजेस की बात करें तो नीचे आप देखिए, उसमें फिर उल्टा प्रोसेस शुरू हो जाता है कि अच्छे सिचुएशन से ख़राब सिचुएशन की तरफ जाता रहता है, क्योंकि हर चीज़ की एक लाइफ होती है इस दुनिया में। हर चीज़ जो है वो
चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो कोई कल्चर्स हों, सोसाइटीज़ हों, चाहे कोई कंट्रीज़ हों, सबका जो है बर्थ होता है, सबका एक यूथ होता है और सबका फिर एक जो है ना डिके का पीरियड आता है, एक फॉल का पीरियड आता है। बड़े-बड़े दुनिया में जो हैं साम्राज्य हुए, बड़े-बड़े सिविलाइजेशंस हुए, बड़े-बड़े कंट्रीज़ हुए। पहले कुछ और सिविलाइजेशंस थी जो अपने आप को समझती थी कि हमसे हमारे बाद तो कुछ भी नहीं होगा। पहले ब्रिटानिया का रूल था, ब्रिटिश रूल था, वो समझते थे कि उनसे आगे कुछ होगा ही नहीं। आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है, छोटी सी एक कंट्री है, इनसिग्निफिकेंट है। आज अमेरिका अपने आप को ऐसा समझता है। इसी तरह से कुछ पॉलिटिशियंस हैं पूरी दुनिया में, इस तरह के लोग, वो समझते हैं कि वो हमेशा रहने वाले हैं और बहुत पावरफुल हैं। लेकिन इस समय का चक्र चलता रहता है, राजा को रंग कर रंग को राजा बनाता रहता है। सो द सेम इज ट्रू ऑफ रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स। और कम्युनिकेशन प्रोसेस का भी वही एक आप कह सकते हैं कि लाइफ कोर्स है कि अगर कोई रिलेशनशिप थ्रू कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है तो ओवर टाइम वो फिर रिग्रेस भी कर सकता है, खराब भी हो सकता है। तो इन दैट रेयर केस और इन दैट अनफॉर्चुनेट केस क्या होता है कि पहले डिफ्रेंसिएशन होता है कि ज़्यादा डिफरेंसेस फिर लोग नोटिस करना शुरू करते हैं एक दूसरे के बारे में, और वो डिफरेंसेस फिर जो है उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करते हैं। फिर उसके बाद जो है लोग सर्कमस्क्राइब करने लगते हैं, जहाँ पे अपनी रिलेशनशिप को कर्टेल करते हैं, कन्फाइन करना लगते हैं सिर्फ जो फंक्शनल चीज़ें हैं उन्हीं पे। हाँ भाई, मतलब की बात करो, इसको हम बोलते हैं ना, वो सब होने लग जाता है। फिर स्टैग्नेशन आ जाता है कि जहाँ मतलब की बात करना भी मुश्किल हो जाता है, और जो रिलेशनशिप है, जो कम्युनिकेशन एकदम फ्लैट हो जाता है। उसके बाद फिर अवॉइडेंस का स्टेज आता है, जहाँ पे एक दूसरे को अवॉइड करने लगते हैं, और फाइनली टर्मिनेशन, जहाँ पे लोग एक दूसरे से ताल्लुकात जो है वो खत्म कर देते हैं, या दे स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, राइट। तो इस तरह का एक अंत काल आ जाता है किसी रिलेशनशिप में भी। तो दिस इज ट्रू ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। कम्युनिकेशन में भी ये होता है, जैसा कि दुनिया की हर चीज़ के साथ होता है। तो अब एक और जो एस्पेक्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, वो है मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जहाँ पर कोई बीच में मीडिएटर होता है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, अभी जो मैं आप लोगों को आप लोगों से जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो एक मीडिएटर के थ्रू हो रहा है। मीडिएटर कौन है यहाँ पर? एक तो आप मान लीजिए ह्यूमन एलिमेंट है कि मैं प्रेजेंटर हूँ, एक प्रोड्यूसर है जो कि इस पूरे संवाद को या इस पूरे ट्रांजैक्शन को जो है एक इनविजिबल तौर से एक एक्सटेंट तक कंट्रोल कर रहा है कि भाई उसके जो पैरामीटर्स हैं, आवाज़ कितनी आनी चाहिए, कितने लोगों को जो है इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ना है, किस किस को इंक्लूड करना है, किसको एडमिट करना है इसमें क्लासरूम में। ये एक जो है वो इनविजिबल एक प्रेजेंस है, कोई इंसान है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है। जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं वो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो एक मीडिएटर है, ही इज मीडिएटिंग, राइट। उसके बाद एक और जो मीडिएटर, जिसको हम कह सकते हैं इनविजिबल मीडिएटर एंड ऑल्सो विजिबल एट द सेम टाइम, वो क्या है? जो प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, हमारे केस में क्या है, वो टीम्स, ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, ये भी एक मीडिएटर है, क्योंकि इसी के थ्रू तो हमारा ये आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, राइट। तो ये भी मीडिएटर है। तो मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये सब कुछ आ जाता है, चाहे वो ह्यूमन एलिमेंट हो, चाहे वो मशीन या डिजिटल एलिमेंट हो। ये मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएंगे, जो चाहे लाइव है, रियल टाइम है, जिसको हम कहते हैं। ये सब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के मीडिएटर्स हैं। और इसमें भी दो सिचुएशन हो सकती है, डायडिक भी कम्युनिकेशन हो सकता है, ग्रुप कम्युनिकेशन भी हो सकता है, राइट। तो डायडिक तब होता है कि जैसे अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अब हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, तो हम कोई किसी मोबाइल सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एयरटेल हो, आइडिया हो, जो भी हो। तो वो जो मोबाइल सर्विस होती है वो मीडिएटर है दो लोगों के बीच में, वो जो मोबाइल सर्विस है। उसी तरह से अगर ग्रुप कम्युनिकेशन है, कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, कोई स्काइप पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लोग, या अदरवाइज वो भी, उसमें भी स्काइप एक मीडिएटर है, राइट। तो ये जो है उसका एक और एस्पेक्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। एंड उसका एडवांटेज ये होता है मीडिएटेड कम्युनिकेशन का, कि इट अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड स्पेसेस एंड टाइम स्पैन्स, राइट। उसके इसके बिना जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाता। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाती अगर सैटेलाइट्स नहीं होते हमारी दुनिया में, अगर ये इंटरनेट नहीं होता, मोबाइल सर्विसेज नहीं होती, तो हम एक कमरे के अंदर ही बैठ के कम्युनिकेट कर पाते। तो इंटरपर्सनल जो वो होती कम्युनिकेशन, वो बड़ी ही सीमित, बड़ी महदूद होती,
सिर्फ स्पेस के द्वारा, मतलब कि एक रूम के अंदर ही वो हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि आवाज़ वहीं तक पहुंचेगी भाई, उससे बियॉन्ड पहुंचेगी नहीं। ये ज़्यादा से ज़्यादा चलो थोड़े डिस्टेंस तक पहुंच जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। लेकिन मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एडवांटेज ये है कि यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल हु आर सिटिंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम यू। आप यहाँ बैठ के अमेरिका में किसी बैठे हुए इंसान से बात कर सकते हैं, राइट। उसी का फिर एक और एस्पेक्ट जो है, जिसको हम मीडिया कहते हैं आज की डेट में, पहले उसको इट्स मोर फैशनेबल टू कॉल इट मीडिया दीज डेज, पहले उसके लिए जो टर्म था वो मास कम्युनिकेशन था। मास कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एन एंटिटी एंड अ लार्ज एंड डाइवर्स ऑडियंस। तो कोई मीडिएटेड बाय सम फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये डेफिनेशन आप समझिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन between an entity and a large and diverse audience mediated by some form of technology, right? तो अभी जो हम कर रहे हैं ये भी मास कम्युनिकेशन है। टेलीविजन जो है दैट इज ऑल्सो अ चैनल फॉर मास कम्युनिकेशन, इंटरनेट इज अ चैनल फॉर मास कम्युनिकेशन। दिस could happen in real time and this can also happen as something that is recorded। अगर आपने कुछ रिकॉर्ड कर लिया एक कोई फुटेज, जैसा कि हमारे न्यूज चैनल्स वगैरह में होता है, और फिर उसको रिले कर देते हैं, कई बार जो है लाइव रिले करते हैं, कई बार रिकॉर्डेड फुटेज रिले करते हैं, राइट। तो ये सब इंस्टेंसेस है मास कम्युनिकेशन के। अब जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसके अंदर कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है कॉन्वर्सेशन। अब कॉन्वर्सेशन जो है इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्वर्सेशन होता है एक इनफॉर्मल और एवरीडे स्पीच, तो वो आम बोलचाल जिसको हम कहते हैं, आम बोलचाल, हर रोज का जो आम बोलचाल होता है, राइट। लेकिन अगर ये एक फॉर्मल रिलेशनशिप के अंदर हो रहा है तो फिर ये बिल्कुल आम बोलचाल भी नहीं होगा, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कॉन्वर्सेशन जो है ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो बिकॉज कॉन्वर्सेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है, इसलिए इसके अंदर जो है बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, और दोनों डायरेक्शंस में जो है वो कॉन्वर्सेशन क्या बोलते हैं, टिल्ट कर सकता है। अगर मीडिएटेड है तो उसके अंदर फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो, राइट। जैसे कि टॉक शोज होते हैं हमारे, टॉक शोज जो होते हैं टीवी पे, वो क्या होते हैं, टेड टॉक वगैरह, अगर आपने कभी देखा हो तो वो क्या है, वो कॉन्वर्सेशन ही एक तरह से हो रहा है। हालांकि टेड टॉक में तो जस्ट वन पर्सन हु डूइंग ऑल द टॉकिंग, लेकिन जो दूसरे शोज होते हैं जैसे ऑपरा विनफ्री शो है या कॉफी विद करण है, इसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि लोग है तो एकदम एकदम फॉर्मल सेटअप, इंटरव्यू वाला और उस तरह का एक बहुत अच्छा सा सेट है, स्टूडियो है जिसमें लोग बैठे हैं बात करने के लिए, बिल्कुल तैयार है, एकदम फॉर्मली ड्रेस्ड अप है, लेकिन जो उनकी बातचीत होती है वो बहुत ही आम टॉपिक्स पे होती है, बहुत ही कॉन्वर्सेशनल स्टाइल से होती है। उसके बाद एक और जो की कॉन्सेप्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में वो है द स्पीच एक्ट। अब स्पीच एक्ट क्या होता है कि इंटेंशनल अटरेंस मेड टू अचीव एन इंटेंडेड गोल। ये दिस द स्पीच एक्ट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इन पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो इन रिचुअल्स। स्पीच एक्ट बेसिकली क्या है अगर मैं आपको समझाऊं, स्पीच एक्ट एक ऐसा अटरेंस है, या एक ऐसा कुछ बोलना है जो कि जिसके बोलने से कुछ हो जाता हो, मतलब जिससे कुछ एक्चुअली, जिसके अंदर कुछ कारक क्षमता हो, करने की क्षमता हो। तो ऐसे वचन या ऐसी बातें जिनके अंदर कारक क्षमता हो, करने की क्षमता हो। तो उसका मैं अगर आपको उदाहरण दूं बहुत सिंपल, कि अगर हम देखें धर्म ग्रंथ जो होते हैं, जैसे अगर हम बाइबल को उठाएं तो बाइबल के अंदर एक है कि गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, या फिर और होता है कि गॉड ने कहा कि हो जा, किसी चीज से कहा, जो सृष्टि है हमारी उससे कहा, परमेश्वर ने, परमात्मा ने कहा कि हो जा, और वो हो गई। उसने बनाया नहीं उसको, ये नहीं कि उसने बैठ के जो है पहले पेड़ को जमीन में बीज बोया, फिर पेड़ उगा, फिर उसने जो है नवग्रह बनाए, या उसने जो है ब्रह्मांड बनाया। उसने कहा बन जा, और वो बन गया। दिस इज अ स्पीच एक्ट। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं बहुत जो है ना, एक समझ लो फिलोसॉफिकल मेटाफिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आम रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें, तो जब आप देखते हैं कि शादियां होती हैं लोगों की, पीपल गेट मैरिड, चाहे वो क्रिश्चियन वेडिंग हो, चाहे हिंदू मैरिज हो, या
मुस्लिम मैरिज हो, सिख मैरिज हो, उसमें क्या होता है, कुछ मंत्रोच्चारण किया जाता है या कोई बात कही जाती है। हाँ, तो जब उसमें मंत्र कोई पढ़ा जाता है या कोई एक स्टेटमेंट बोली जाती है कि आई प्रोनाउंस दी मैन एंड वाइफ, जैसे चर्च में बोला किसी ने कि राइट, बाय द अथॉरिटी ऑफ द चर्च आई प्रोनाउंस द मैन एंड वाइफ, तो मैंने कहा कि आप आज से जो है पति और पत्नी है। तो इतना कह देने मात्र से वो जीवन भर के लिए वाकई पति पत्नी हो जाते हैं। तो ये इसको कहेंगे हम स्पीच एक्ट, राइट। ये स्पीच एक्ट होते हैं। तो एक इंटेंशनल अटरेंस होती है जिससे कि एक इंटेंडेड गोल अचीव होता है, राइट। पॉलिटिक्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिकल स्पीचेस जो होती हैं उसके अंदर बहुत सारे स्पीच एक्ट्स बोलते हैं लोग। खैर पॉलिटिक्स में तो ज़्यादातर झूठे वादे किए जाते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो बातें करते हैं और उनको कभी फुलफिल नहीं करते हैं। तो लेकिन एक गोल उनका रहता है इंटेंडेड कि किस तरह से लोगों को जो है वो मैनिपुलेट करना है, बेवकूफ़ बनाना है, उनको यूज़ करना है, जो भी है। तो ये भी स्पीच एक्ट्स हैं और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फिर हम एक और ये टर्म आप यहाँ देख रहे हैं, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। अब क्या होता है, कई बार हम आपने कहावत सुनी होगी, सत्य कड़वा होता है, सच्चाई कड़वी होती है। और उसी के उसके अलावा आपने एक और कहावत सुनी होगी कि इतने मीठे मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं और इतने कड़वे मत बनो कि लोग तुम्हें थूक दें। तो सत्य कड़वा होता है। अब आप सत्य को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। अगर आप बिल्कुल खरी बात कहेंगे तो लोग आपका बहिष्कार कर देंगे। जैसा कि बहुत लोगों के साथ हुआ। अगर आपने सोक्रेटिस का नाम सुना हो, और भी कई ऐसे लोग हुए, महानुभाव हुए दुनिया में, महान लोग हुए जिन्होंने जो है सच बोलने की कोशिश की, सच बोला और फिर उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस का मतलब होता है ऐसी बात कर पाना या इस तरह से बात कर पाना कि वो लोग जो है उसे पसंद करें। तो इसमें क्या हो सकता है, इसके दो पहलू होते हैं। एक कि बात बिल्कुल सही और सच्ची है, लेकिन इस तरह की है, इतनी सच्ची और इतनी सही है कि लोग उसे पसंद ही नहीं कर पाए, हजम ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए, राइट। और ये भी हो सकता है कि बात बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल गलत है, लेकिन कहीं इस तरीके से जा रही है, इतने अच्छे से उसको पैकेज किया गया है, झूठ को इतनी बुरी तरह से एडवर्टाइज किया गया है कि हर कोई उसे पसंद कर रहा है और हर कोई उसकी जय जयकार कर रहा है, राइट। तो ये कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस जो है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक बहुत मैं कहूँगा कि आज प्रेजेंट टाइम्स में तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जिन लोगों के पास कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा है वो उसको मिसयूज़ भी कर रहे हैं। कई बार जो है वो बस बात इस तरह से करते हैं कि लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि यही सही बात है, लेकिन वो बात होती नहीं है बिल्कुल सही। तो ये भी एक स्किल है जिसको कुछ लोग डेवलप करते हैं, खासतौर पे जो ओरेटर्स हैं, जो पब्लिक स्पीचेस देने वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग इस स्किल को यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है, शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर। उसमें जो एक कैरेक्टर है वो एक स्पीच देता है, इस तरह से स्पीच देता है कि पूरे पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ ले आता है। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं लिटरेचर में और हिस्ट्री में, जहाँ पे आप देखते हैं कि लीडर्स ने और स्पीकर्स ने जो है अपनी कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस को यूज़ करके किस तरह से लोगों को जो है पब्लिक ओपिनियन को स्वे कर लिया, अपनी तरफ वो कर लिया। उसके अलावा देयर समथिंग कॉल्ड सेल्फ डिस्क्लोजर, कन्फेशंस भी कह सकते हैं इसको हम। अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताना जो अदरवाइज लोगों को पता नहीं है शायद। तो सेल्फ डिस्क्लोजर जो है वो एक तरह का कम्युनिकेशन टैक्टिक है। इससे क्या होता है कि जब आप किसी को अपने बारे में कोई इंटीमेट चीज़ बताते हैं तो इट्स लाइक एन इनविटेशन कि अब आप भी मुझे कुछ अपने बारे में इंटीमेट चीज़ बताइए। तो इट इज़ बेसिकली एन इनविटेशन टूवर्ड्स इंटीमेसी। जब आप किसी से अपनी कोई जो है ना बहुत ही अंदर की कोई बात शेयर करते हैं तो इट्स लाइक एन इनविटेशन, इट्स लाइक सेइंग ओके आई ट्रस्ट यू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। एंड व्हेन यू टेल समवन आई ट्रस्ट यू, इट्स लाइक सेइंग आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू एंड आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू, आई वांट यू टू ट्रस्ट मी आल्सो, राइट। तो सेल्फ डिस्क्लोजर भी एक टैक्टिक है, एक तरीका है। ये टैक्टिकली इसको यूज करते हैं कुछ लोग अपने बारे में जो है ना कुछ नैरेटिव, सेल्फ नैरेटिव्स बता के, अपनी कोई इंसिडेंट्स बता के वो कॉन्फिडेंस विन करते हैं ऑडियंस का। तो दैट इज वन टेक्निक। जेंडर डिफरेंसेस भी एक एस्पेक्ट है आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का।
जो है ना जेंडर की प्रति सेंसिटिव होना, जो लिंग भेद है, लिंग भेद मतलब लिंग कि पुरुष और स्त्री होना, ये जो भेद है आपस में, इसकी तरफ सेंसिटिव होना भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। इसमें जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। फेमिनिटी क्या है, मैस्कुलिनिटी क्या है, जिसको हम बोलते हैं, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सोसाइटी में बहुत रैम्पेंट है, जिनके बारे में बहुत बात होती है, लेकिन जो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई मर्द होना क्या है, औरत होना क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मर्दानगी आपने एक वर्ड सुना है, ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है और बहुत ही मतलब मैं तो यूँ कहूँगा कि बहुत ही भ्रष्ट हो चुका है वो। उसको भ्रष्टाचार की तरफ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और अत्याचार के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसको एक डिफेंस बनाया जाता है अत्याचार का और भ्रष्टाचार का, कि भाई मर्दानगी है ये ऐसा करना। तो बहुत सारे जो है वायलेंट और बहुत सारे गलत अप्रोचेस जो हैं और एटीट्यूड जो, इनको हम जस्टिफाई कर देते हैं ये बोल के कि यार ऐसा तो, अगर कोई मर्द है तो वो ऐसा करेगा ही, अगर कोई औरत है तो वो ऐसा करेगी। तो ये भी चीज़ें जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। दिस समथिंग कॉल्ड मेटा कम्युनिकेशन, क्योंकि कल भी किसी ने सवाल पूछा था, मैं एक्सप्लेन यस्टरडे आई गेस, कि मेटा कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन that we do or we encourage about the act of communicating or the process of communicating। तो जो कम्युनिकेशन होती है कम्युनिकेशन के बारे में, जैसे कि अभी हम भी मेटा कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं एक तरह से, हम कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है, जो प्रैक्टिस है, उसको थियराइज कर रहे हैं। तो हम वी आर एंगेजिंग इन मेटा कम्युनिकेशन राइट नाउ, राइट। सो जैसे कोई आर्ग्यूमेंट होता है लोगों के बीच में, तो वो तो आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इफ पीपल आर आर्ग्यूइंग अबाउट हाउ दे आर्ग्यू, अगर उनका आर्ग्यूमेंट इस बारे में है कि हम कैसे आर्ग्यू करते हैं, तो वो फिर जो है ना मेटा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, एक तरह का मेटा कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल बन जाएगा, राइट। तो स्टीरियोटाइप्स भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, जहाँ हम धारणाएं जिनको हम कहते हैं, या पहले से जो हम बायस बना लेते हैं, विचार बना लेते हैं दूसरों के बारे में, दे आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दे कैन समटाइम्स लीड टू कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ऑल्सो, कि अगर आपने पहले ही कोई विचारधारा धारणा बना ली है किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, तो फिर क्या होता है कि जो संवाद के जो चांसेस होते हैं वही खत्म हो जाते हैं, राइट। बातचीत ही नहीं हो पाती, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज, इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस एक दूसरे के बारे में बना लेते हैं कि फिर आगे बात ही नहीं चल पाती। अच्छा देखिए, ये सारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करना, इतनी ज्ञान विज्ञान की बातें करना, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो ये समझने की है कि आफ्टर ऑल कम्युनिकेशन जो है वो होती ही क्यों। You have to realize that communication is a very human activity, and when I say human, I would instead, I would prefer to say humane। ह्यूमन और ह्यूमेन में फर्क है। ह्यूमन तो हो गया जो आपका बायोलॉजिकल फैक्ट है कि आप एक इंसान हैं, आप इंसान बन के पैदा हुए हैं, आप एक इंसान हैं, ये आपका एक बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है आपकी। लेकिन ह्यूमेन होना जो है वो आपकी बायोलॉजिकल नहीं, वो आपकी जो है ना, जिसको हम कहेंगे सिविलाइजेशनल, या फिर आपकी हिस्टोरिकल, कल्चरल और आपकी सोशल एग्जिस्टेंस के बारे में उसको डिफाइन करता है। ह्यूमेन होना मतलब संवेदनशील होना, मतलब दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, इसको हम ह्यूमन होना कहते हैं। तो ह्यूमन होने का मतलब होता है जब आप दूसरों की आइडियाज़ को, दूसरों के बिलीव्स को रिस्पेक्ट करें, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करें, बिकॉज ह्यूमैनिटी जो है वो बहुत डाइवर्स है, बड़ी डिफरेंट है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं। तो ह्यूमन उसी को, ह्यूमन तो कोई भी हो सकता है, जो भी जिसकी दो टांगे हैं, दो हाथ, दो आंखें इस तरह से है, जो सीधा चलता है, होमो इरेक्टस सीधा होकर चलता है, उसको आप कह देंगे ह्यूमन बीइंग है। लेकिन क्या वो वाकई इंसान है? दिस विल बी डिफाइंड बाय द वे ही कम्युनिकेट्स विद पीपल, the way he looks at people, the way he perceives the society around himself or herself। तो कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पस है, जैसे वो क्या है, बहुत ही एक वाइटल पर्पस है, दैट इज टू बिल्ड ब्रिजेस। जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं हमारे,
वो लोग क्या करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, फिजिकल ब्रिजेस बनाते हैं बिटवीन वन प्लेस एंड अनदर प्लेस। दो दुर्गम स्थान है, बीच में खाई आ गई, पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच में ब्रिज बना दिया, नदी बह रही है, लोग क्रॉस नहीं कर सकते, ब्रिज बना दिया। तो कम्युनिकेशन से क्या होता है, भाषा से क्या होता है, भाषा से भी ब्रिजेस बनते हैं लोगों के बीच में, सोसाइटीज के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, डिफरेंसेस को ब्रिज किया जाता है भाषा के थ्रू, राइट। सो लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कल्चर, कम्युनिकेशन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कल्चरल असिमिलेशन। तो कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होती है जब वो आपको ज़्यादा संवेदनशील और ज़्यादा जो है ना सहिष्णु जिसको हम कहते हैं, टॉलरेंट आपको बनाए, तब हम कहेंगे कि हाँ कम्युनिकेशन सही से हो रही है, राइट। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो है आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव जो प्रेजुडिसेस हैं, जो धारणाएं हैं, जो बायसेस हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो, चाहे जाति विशेष के बारे में हो, चाहे किसी धर्म विशेष के बारे में हो, हमें उनसे जो है बचना है और ऐसे आइडियाज़ को सोसाइटी में नहीं पनपने देना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट part of or the most important goal of any sort of communication that should be happening in society, right? तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें, गोल्डन रूल है। तो स्टीरियोटाइप्स को अवॉइड करें, स्टीरियोटाइप से बचें। और अब हम ग्रुप कम्युनिकेशन देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ग्रुप कम्युनिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें जो है ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, द नेम एक्सप्लेन्स इट इटसेल्फ, कि जो बहुत सारे लोगों के बीच में जिस तरह कम्युनिकेशन होता है वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके कई पैटर्न्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, प्राइमरी ग्रुप्स हैं, रेफरेंस ग्रुप्स हैं, वर्क ग्रुप्स हैं, डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स हैं। तो इन सबको जो है समझना मुश्किल भी नहीं है। सोशल ग्रुप्स तो हो गए जो डिफरेंट फैमिली यूनिट्स हैं या नेबर्स हैं या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कोई टीम्स हैं, ये सब सोशल ग्रुप्स में आ गए। प्राइमरी ग्रुप्स हो गए जो लोग लिविंग और फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स शेयर करते हैं आपस में, ये प्राइमरी ग्रुप्स में आ जाएंगे। फैमिलीज भी जो है प्राइमरी ग्रुप में आती हैं। रेफरेंस ग्रुप्स का भी एग्जांपल है फैमिलीज, जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे गेन अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड अवेयरनेस ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर। तो यू गेट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस फ्रॉम दीज ग्रुप्स। आपको पता चलता है कि कैसे बिहेव करना है। जैसे कि फैमिली का पार्ट होने से आपको पता चलता है कि बड़ों के प्रति कैसे पेश आना है, छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, आपका जो है किस तरह का बर्ताव होना चाहिए। ये आपको एक फैमिली एक रेफरेंस ग्रुप है, तो आपको इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स देता है, आपको बताता है कि पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स को किस तरह से निभाना है, क्या करना है। फिर वर्क ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे वो दैट्स अनदर पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स के अगर आपको कोई काम करने हैं तो एज अ ग्रुप आप वो काम कैसे करेंगे। तो आपका ये जो वर्क ग्रुप होता है उसका जो बेसिस होता है, उसकी जो मूल स्थापना का जो रीज़न है वो होता है कोई पर्टिकुलर काम, कोई पर्टिकुलर काम। तो अगर कोई पर्टिकुलर कॉमन टारगेट है एक ग्रुप का तो वो आपका एक वर्क ग्रुप बन गया। डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स हो गए, जैसे कि अगर फैमिली है तो उसमें जो मुखिया है, जो फैमिली के जो बड़े लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग ग्रुप में आ जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि भाई हाँ कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे डील करना है, उससे रूल्स बनाने हैं अगर कोई किसी कंपनी में, तो जो बड़ा अपर हायर मैनेजमेंट होता है वो डिसाइड करते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स हो जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स भी उन्हीं को हम कह सकते हैं, राइट। तो ये सारे आपके हो गए ग्रुप कम्युनिकेशन के डिफरेंट इंस्टेंसेस, डिफरेंट एग्जांपल्स, राइट। तो और भी इसमें काफ़ी डिटेल्स है बट आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट, आई एम ग्लॉसिंग ओवर इट। अच्छा, एक मिनट, मिनट। अच्छा, जो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, अब जैसे अगर हम कन्वर्सेशन की बात करें तो कॉन्वर्सेशन बहुत डाइवर्स हो सकती हैं, बहुत तरह की हो सकती हैं, और वी कैन इवन लुक एट अ फ्यू टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये देखिए, मैं एक और पीडीएफ अब आपके सामने खोलूंगा, इसको आप देखिएगा जी। ये है कॉन्वर्सेशंस फॉर ऑल ओकेजन्स। इसमें क्या है, इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कम्युनिकेशन के, राइट। कुछ फॉर्मल एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ इनफॉर्मल होंगे। कॉन्वर्सेशंस फॉर ऑल ओकेजन्स, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इट इज़ relevant in terms of kind of giving you different situations, right? And
काइंड ऑफ गिविंग यू इंडिकेटिव सिचुएशंस। ये कुछ टिपिकल सिचुएशंस हैं, अगर आप इन सिचुएशंस को के लिए तैयार हो जाएंगे तो आप वर्चुअली यू वुड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन मोस्टली, आई मीन। तो थोड़ा सा जो है इट्स गोइंग टू हेल्प यू। आप ये देखिए, पहला जो है शॉर्ट कॉन्वर्सेशन जो होते हैं, जो बिल्कुल एक औपचारिक लेवल पे या फटाफट इंट्रोडक्टरी जो कॉन्वर्सेशन होते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। पहला जो एग्जांपल है देखिए इधर, हेलो आई एम सीता, ओके आई एम दया, हैप्पी टू मीट यू दया, ग्लैड टू मीट यू टू। तो बहुत छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, इट्स लाइक एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज जिसको हम कहते हैं, कि फटाफट एक शॉर्ट एक्सचेंज कर लेना किसी को जानने के लिए, राइट। ये देखो कॉन्वर्सेशन 4 देखो, जब सेकंड टाइम मिल रहे हैं, सीता आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन गीता। Geeta says, yes, it's been ages since we met. Sita, how have things been with you? Geeta, good. I finally, wound up my thesis. Right? So, um, so they're all introductory sort of conversations. ये देखिए conversation 7 को देखिए, for instance, Sita, may I introduce myself? I am Sita. Okay, the other one says, I am Geeta. Lovely meeting you, Sita. Do you live in Delhi? No, I am on a short visit to the capital. तो इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए, जो मेनली जो बातचीत हो रही है वो कुछ 2-3 चीज़ों के बारे में हो रही है। एक, आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम, आपका नाम क्या है, एक तो नाम शेयर हो रहा है। दूसरी चीज़, आप कहाँ से जो है अपना आपका संबंध कहाँ से, किस जगह से आपका संबंध है, किस सिटी से आप हैं, किस रीजन से हैं, ये एक तो बता रहे हैं। तो आपका नाम पता चल रहा है, प्लेस पता चल रहा है, योर प्लेस ऑफ योर नेटिव प्लेस वो पता चल रहा है। उसके अलावा क्या पता चल रहा है, आपका जो काम है, या जो आपकी जो बिजनेस है आपका, what are you doing, are you studying, or are you like a business person, or are you like someone who works for a company, प्रोफेशनल हैं आप, क्या हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सचेंज हो रही है, राइट। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यू आर ट्राइंग टू मेक द अदर पर्सन फील nice, you are trying to make the other person feel comfortable, you are trying to tell them that you like meeting them, that you look forward to meeting them again, and that you are happy meeting them। तो आप उन्हें बता रहे हैं कि आप उनसे मिलना पसंद करते हैं और आगे भी उनसे मिलना पसंद करेंगे, एक तो ये बता रहे हैं, राइट। उसी तरह से और कॉन्वर्सेशन है, एक है ये मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप बहुत टाइम बाद किसी से मिल रहे हैं तो कैसे बात करेंगे। Where have you been all these days? We haven't met for ages. I've been very busy with preparations for our annual day function. Oh, I see. Yes, that does require a great deal of hard work. When is the function? अच्छा, अब देखिए, जब मैं आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल फ्लैट तरीके से भी पढ़ सकता हूँ। Where have you been all these days? We haven't met for ages. I've been very busy with preparation for our annual day function. Oh, I see. Yes, that does require a great deal of hard work. What is the function? When is the function? एक तो ये तरीका एकदम फ्लैट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। डायलॉग डिलीवरी जो होती है या कॉन्वर्सेशन जो होती है, उसमें हमेशा एक्सप्रेशन होता है। तो अगर जैसा पहला सेंटेंस, इसको देखिए, अगर मैं पढ़ूँ एक्सप्रेसिवली तो कैसे पढ़ना चाहिए, Where have you been all these days? We haven't met for ages. दूसरा इंसान क्या कहता है, I've been busy with preparations for our annual day function. Oh, I see. Yes, that does require a great deal of hard work. When is the function? It's next week, and I still have a lot to do. Good luck. I hope to see more of you after the function is over. Yes, I look forward to seeing you again. तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने जो इसको पढ़ा, तो मैंने अब थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ पढ़ा। तो जो भी आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, उसमें एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू टू रिमेंबर कि अगर आपकी कॉन्वर्सेशंस में एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो वो उसी तरह से होगा कि जैसे आपका खाना है और उसमें नमक नहीं है। अगर आपको खाना खिलाया जाए, बहुत बढ़िया तरीके से उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ जो आपकी फेवरेट डिश है वो बनाई गई है, सब मसाले डाले हैं, सब कुछ है, लेकिन नमक नहीं डाला उसमें, तो आपको खाना अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वही चीज़ है, कॉन्वर्सेशन के साथ भी वही है, कम्युनिकेशन के साथ भी वही है। अगर एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, एक्सप्रेशन नहीं होगा, फ्लैट होगा अगर आपकी डिलीवरी, तो फिर इट्स गोइंग टू बी ब्लैंड, इट विल बी बोरिंग, राइट। तो ये याद रखिए कि आपके कॉन्वर्सेशंस में फ्लेवर तभी होगा अगर उनके अंदर एक्सप्रेशन होगा, राइट। तो इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस दिए हुए हैं। मैं इन सबको तो नहीं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, नहीं पढ़ूंगा इनको यहाँ पर, बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम। बट हाँ, आप अभी देख सकते हैं, मैं एक एक ये जो कॉन्वर्सेशन है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन पे छोड़ दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए इसको क्विकली, जस्ट काइंड ऑफ स्कैन थ्रू देम। स्कैनिंग और रीडिंग में क्या फ़र्क होता है?
स्कैनिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं तेज़ी से, उसको स्कैनिंग कहते हैं। रीडिंग मतलब जब आप थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं उसको, उसके बारे में सोचते हैं फिर पढ़ते हैं, उसको रीडिंग कहते हैं। तो अभी आप स्कैन करिए इसको, फटाफट तेज़ी तेज़ी से पढ़िए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यू विल नोट के हर कॉन्वर्सेशन के बाद अलग से उस कॉन्वर्सेशन के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस हैं वो दिए हुए हैं। जैसे अभी जो कॉन्वर्सेशन मीटिंग इन द मार्केट आपको नजर आ रहा है, उसमें नीचे फिर आपको वर्ड्स और फ्रेजेस में दो एग्जाम्पल्स दिए, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एक क्लोजेस्ट दिया हुआ है, राइट। साथ में फिर उसका मतलब दिया हुआ है। खैर ये तो मतलब आपको पहले से ही पता होगा, बट इन्होंने दे रखा है ये फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल हु आर लाइक हु हैव अ वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड सॉर्ट ऑफ, जिनको भाषा के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स है, इंग्लिश के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उनके लिए थोड़ा नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। तो जैसे पार्टी पे मिलेंगे तो किस तरह से बात करेंगे किसी से, अगर इफ़ यू मीटिंग समवन इन द पार्क तो कैसे बात करेंगे, राइट। और यहाँ देखिए ऑफिस में अगर मिल रहे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है तो कैसे होगा, इसको भी देख लीजिए। इसमें देखिए जो ग्रीटिंग्स हैं वो बहुत फॉर्मल है, जैसे वैसे हेलो हाय जो होती है इनफॉर्मल ग्रीटिंग होती है, यहाँ पे देखो फॉर्मल ग्रीटिंग हो रही है, गुड मॉर्निंग सर, और लैंग्वेज यूज करा की है, आई वुड लाइक टू मीट, राइट मिस्टर सरकार, ओके। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, माय नेम इज रविदास, आई वाज एडवाइज टू, ये जो फ्रेजेस हैं इनको नोट करो, आई लाइक टू मीट, उसके बाद आई वाज एडवाइज टू सी, प्लीज हैव अ सीट, राइट। तो ये जो एक्सचेंजेस हैं ये फॉर्मल सेटिंग में हो रहे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। वुड यू लाइक सम टी और कॉफी, राइट। सो ये क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, मिस्टर दास जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, पहली बार वो ऑफिस अपने, दैट्स हिज फर्स्ट डे इन दिस जॉब, तो उनको जो है ना थोड़ा सा जो इनिशिएशन होता है उनका वो हो रहा है यहाँ पर, उनको बताया जा रहा है कहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है, एचआर में कौन है, किससे मिलना है, ऑफिस में कहाँ बैठना है, थिंग्स लाइक दैट, राइट। यहाँ नीचे फ्रेजेस भी दिए हुए देखो, फॉर्मेलिटीज, इंटरकॉम, कॉरिडोर, ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी तरह से फिर और सिचुएशंस है, मीटिंग ऑन अ ट्रेन एंड सो ऑन। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट आई कांट एक्चुअली शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू इन द सेंस के ये ऑन स्क्रीन तो मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आई वुड हैव लव टू एक्चुअली गिव दिस पीडीएफ अवे टू यू, बट उसका प्रोविजन नहीं है यहाँ पर आपके एसओएल में जो है, दैट्स नॉट रियली अलाउड। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हैं कि कुछ लिंक्स हैं जो कि एसओएल जो वेबसाइट है एसओएल की, उस पे आप जा सकते हैं और यू कैन एक्चुअली डाउनलोड मटेरियल, जैसे कम्युनिकेशन इंग्लिश का स्टडी मटेरियल है एसओएल ने जो प्रिपेयर किया है, एसओएल की फैकल्टी ने जो प्रिपेयर किया है, वो आप जाकर एसओएल की वेबसाइट पे देख सकते हैं, वो अवेलेबल है, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है वो समझना, लेकिन ये है कि कुछ आपके लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, रेफरेंस मटेरियल आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप एग्ज़ाम्स के लिए जो है ना यूज़ कर सकते हैं। और उसमें फिर लास्ट ईयर जो पेपर है वो भी इंक्लूडेड है, क्वेश्चन पेपर जो है वो इंक्लूडेड है उसके अंदर। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा एसओएल की वेबसाइट पे, कम्युनिकेशन इंग्लिश ABC, इसका पीडीएफ जो है वो एसओएल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। प्लीज़ उसको जाकर एसओएल की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। एक और जो क्वेरी है, क्वेश्चन जो बड़ा लोगों के दिमाग में शायद होगा, अबाउट A, B और C जो स्ट्रीम है, ये जो कम्युनिकेशन इंग्लिश के 3 स्ट्रीम्स बताए गए हैं आपको, A, B और C। अब इसमें क्या है कि A स्ट्रीम उनके लिए जिनके पास 12th तक इंग्लिश था, B स्ट्रीम जिनके पास 10th तक था, फिर C स्ट्रीम शायद उनके लिए जिनके पास 7th 8th तक इंग्लिश था। अब कंफ्यूजन ये रहता है स्टूडेंट्स को कि क्या उनका सबका सिलेबस अलग है, तो द आंसर इज कि सिलेबस अलग नहीं है, सिलेबस तो A, B और C स्ट्रीम का एक ही सिलेबस है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो तीनों स्ट्रीम्स का अलग होगा, तो ए का ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बी का उससे थोड़ा इजी होगा, सी का और भी इजी होगा, ये डिफरेंस है बस। सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक्स
वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो सबका सेम है, ए बी और सी का। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। दूसरी बात, एसओएल की वेबसाइट पे जाकर जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन वाला, ये कम्युनिकेशन इंग्लिश वाला, जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का नहीं, कम्युनिकेशन इंग्लिश का जो आपका मटेरियल है पीडीएफ, उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड स्टार्ट लुकिंग एट इट, राइट। ये आप जरूर करिएगा। उसके अलावा जो ये मटेरियल जो आपको मैं इस पर दिखा रहा हूँ, अपने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली आई कांट शेयर इट विद यू बिकॉज ये अलाउ नहीं करते हैं, एसओएल में इट्स नॉट अलाउड फॉर दिस मटेरियल टू बी शेयर्ड विद यू, बट इट्स नॉट मच ऑफ अ लॉस। आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, एसओएल की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी जरूर देख लीजिएगा। लास्ट दिन हम क्या करेंगे, हम एक बार क्वेश्चन पेपर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, विच इज टुमारो, क्योंकि कल ही आपकी लास्ट क्लास है, उसमें हम थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के लिए भी रखेंगे। अच्छा, तो मैं अभी ये कॉन्वर्सेशंस तो बंद कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट, और अब मैं आ जाता हूँ इंटरव्यूज पे। नाउ विल डिस्कस इंटरव्यूज। तो इंटरव्यूज जो हैं आपके, पहले हम विल स्टार्ट द डिस्कशन विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज दैट आर पॉपुलर और दैट आर इन करेंसी, जो कि कंडक्ट किए जाते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि इंटरव्यूज जो है वो किस पर्पस के लिए होते हैं, किस किस पर्पस के लिए हो सकते हैं, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। हमेशा एक पर्पस नहीं होता है। तो एक मिनट, जस्ट लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन। उस फ्रेम को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यूज जो होते हैं वो किसी पर्पस के लिए ही होते हैं। फॉर्मल इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। अब फॉर्मल इंटरव्यू तो सबको पता है भाई, जॉब के लिए होते हैं ज़्यादातर, राइट। या फिर जो है कहीं पे अगर आपको सिलेक्शन होना है, किसी एकेडमिक कोर्स में अगर सिलेक्शन होना है, या किसी जॉब में सिलेक्शन होना है, तो उसके लिए भी इंटरव्यूज होते हैं, राइट। तो ये तो फॉर्मल इंटरव्यूज हो जाएंगे, और कुछ इनफॉर्मल इंटरव्यूज भी होते हैं। अब इनफॉर्मल इंटरव्यूज में आ जाता है कि आप ऐसे ही, अगर किसी जैसे टीवी शो की बात करें हम, टीवी शोज में जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, कॉफी विद करण हो गया, ओपरा विनफ्री शो हो गया, यहाँ पे भी लोगों को इंटरव्यू किया जाता है। या फिर एक आपकी अदालत करके एक आता था प्रोग्राम पहले, राइट। तो ये भी इंटरव्यूज ही हैं। यहाँ पर एक एंकर रहता है, चाहे वो टेलीविजन एंकर हो या रेडियो जॉकी हो, कोई हो, वो किसी एक व्यक्ति से, ज़्यादातर तो सेलिब्रिटी कोई वेल नोन पर्सन होता है, उससे सवाल जवाब करते हैं, तो वो भी एक इंटरव्यू है, लेकिन वो इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल इसलिए कि उसके अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत ही इस तरह के होते हैं कि आम उनकी जो ज़िंदगी होती है उसके बारे में, उनके काम के बारे में। ऐसा नहीं होता कि उस इंटरव्यू के बेसिस पे उनको कोई जॉब मिलेगी या कोई जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। तो ये इनफॉर्मल इंटरव्यूज कहला सकते हैं। तो अब हम इंटरव्यूज के, जो फॉर्मल इंटरव्यूज के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी बात करते हैं। यहाँ देखो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं द इंटरव्यू डिफरेंट टाइप्स। अब there are many types of interviews, as I told you. The most popular, the most common and the age old interview style is the face to face interview, right. अब फेस टू फेस इंटरव्यूज जो हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल, सबसे ज़्यादा पुराने और पॉपुलर हैं। इसमें 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होता है। योर फोकस शुड बी on the person who is asking you questions, also on maintaining eye contact, बट वो आई कॉन्टैक्ट इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि इट्स लाइक अ स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट। यू डोंट हैव टू स्टेयर अदर पीपल डाउन, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक कंफर्टेबल आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए लोगों के साथ। यू शुड लिसन एंड रिस्पॉन्ड वेरी केयरफुली। आप बहुत ही ध्यान से सुने बातों को, रिस्पॉन्ड भी बहुत सोच समझ के करें। डोंट इंटरप्ट द क्वेश्चनर। जो भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसको इंटरप्ट मत करिए बीच में, पहले लेट देम फिनिश, लेट देम कंप्लीट देयर क्वेश्चन। ऐसा ना हो कि अभी उन्होंने अपना क्वेश्चन आधा ही बोला, आपको लगे कि यार ये तो यही पूछ रहे हैं, मैं बोलना शुरू कर दूं। दैट इज वेरी रूड, नेवर डू दैट, राइट। जब तक आपको बेशक समझ भी आ गया कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर भी आप उनको पूरा क्वेश्चन
अपना ख़त्म कर लेने दीजिए, उसके बाद बोलना शुरू करिए, ठीक है। उसके बाद योर गोल इज टू काइंड ऑफ, इट्स नॉट टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। आपका गोल ये नहीं है कि आप इंटरव्यूअर को पूरी तरह से जो है मोहित कर लें, संमोहित कर लें, ऐसा आपका गोल नहीं है। आपका गोल तो सिर्फ ये है कि आप इंटरव्यूअर को अपने स्किल्स जो हैं वो शोकेस करके दिखा सकें। आप इंटरव्यूअर के साथ एक कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट जो डिस्कशन है वो जनरेट कर सकें, इंटरव्यूअर को ये बता सकें कि आप अपने विषय के बारे में जानकारी रखते हैं, राइट। ये आपको दिखाना है, तो ये नहीं है कि आपको इंटरव्यूअर को जो पूरी तरह से इम्प्रेस कर देना है, दैट्स नॉट दी एम, राइट। तो एक तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंटरव्यू हो गया। एक होता है, इसको बोलते हैं पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है कि 1 to 1 नहीं होता, 1 to many होता है। मतलब एक जो इंटरव्यूई है, जिसका इंटरव्यू किया जाता है, जिसका जो इंटरव्यू दे रहा होता है, बेचारा बेचारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यू आर एट द रिसीविंग एंड, उसको बोलते हैं इंटरव्यूई। जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई कौन होता है, जो नौकरी कर रहा होता है, और एम्प्लॉयर कौन होता है, जो नौकरी देता है। उसी तरह से इंटरव्यूई कौन होता है, जो इंटरव्यू दे रहा होता है, जिसका इंटरव्यू हो रहा है, और इंटरव्यूअर कौन होता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, राइट। तो जो पैनल इंटरव्यू होता है उसके अंदर जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, यानी जो क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, वो एक से ज्यादा होते हैं, राइट। इट कुड बी लाइक द नंबर कुड बी फ्रॉम 3 to 10 मेंबर्स। हालांकि 10 मेंबर्स बहुत ही अनकॉमन है, ज़्यादातर 3 से 5 लोग होते हैं पैनल में, एंड दे आर अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। नाउ योर challenge here is to pay attention to or give equal importance to everyone there. ऐसा ना हो कि सिर्फ जो आपसे सवाल पूछ रहा है आप उसी को इम्पोर्टेंस दें, जो लोग आपसे कम सवाल पूछ रहे हैं उनकी तरफ आप देखें ही ना, उनको पूरी तरह इग्नोर कर दें, या ऐसे दिखाएं कि जैसे को वो रूम में है ही नहीं। तो डोंट डू दैट। सवाल आपसे कोई भी पूछे, लेकिन जब आप जवाब दें तो आप सबकी तरफ देखें, सबके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें, राइट। So try to read the personality types of each interviewer and try to adjust accordingly. आप देख लीजिए हर इंटरव्यूअर का जो पर्सनालिटी टाइप है, कोई जो है नो नॉनसेंस टाइप का है, कोई थोड़ा फ्रेंडली टाइप का है, कोई गुस्से वाला है, कोई अटैकिंग है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, कोई जो है बहुत रिलैक्स है। तो हर आदमी से आप अकॉर्डिंगली डील करें, जो उसका पर्सनालिटी टाइप है उसी हिसाब से आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, राइट। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट यू आर नॉट इन अ हरी and they are also not in a hurry. So take your time in responding to questions. ऐसा मत सोचिए कभी भी कि इंटरव्यू में मैं किसी क्वेश्चन का जवाब जो है ना, अरे ये तो इनको पता ही होगा तो मैं ये क्यों बताऊं, ऐसा मत सोचिए आप। जब इंटरव्यू हो रहा है तो आपको जो आपसे सवाल पूछा जाए उसके बारे में सब कुछ बताना है, जो भी आपको आता है, जो भी आपको पता है उस बारे में। आपको ये नहीं सोचना कि अरे ये लोग तो बड़े विद्वान लोग हैं, बैठे हैं, इनको सब कुछ पता ही होगा, मैं इन्हें क्या बताऊं, सूरज को दिया दिखाने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आपको उन्हें दिखाना है, उन्हें बताना है कि आप क्या क्या जानते हैं अपने विषय के बारे में। सो यू हैव टू टेक योर टाइम, respond at length, right, and maintain a healthy eye contact with the person who has asked the question, also with other members of the panel, right. तो ये हो गया आपका दूसरा जो एक टाइप है इंटरव्यू का। तीसरा टाइप है आपका बिहेवियरल इंटरव्यू। अब बिहेवियरल इंटरव्यू एज द नेम सजेस्ट किससे आता है, द वर्ड बिहेवियर। बिहेवियर मतलब आपका जो बर्ताव है, जो आपका बर्ताव है, जिस तरह से आप अपना कंडक्ट करते हैं वो। अब ये जो बिहेवियरल इंटरव्यू है ये एक तरह का आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है। इसमें ये देखा जाएगा कि आपका जो पास्ट बिहेवियर है वो कैसा था, आपका जो प्रेजेंट बिहेवियर है, जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप जो है किस तरह का उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये सब देखा जाएगा। तो बिहेवियरल इंटरव्यू में जो है ज़्यादातर आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, ज़्यादातर आपसे इलस्ट्रेशंस मांगे जाएंगे, राइट। तो आपसे पूछा जा सकता है गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन। तो सिचुएशंस देंगे आपको। बिहेवियरल इंटरव्यू में आपको सिचुएशंस दी जाएंगी, पर्टिकुलर सिचुएशन, जिसको हम केस स्टडीज भी बोलते हैं। आपको पर्टिकुलर केस स्टडी दे देंगे कि ये प्रॉब्लम है और इसको इस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करेंगे, हाउ वुड यू बिहेव इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ये आपका बिहेवियरल इंटरव्यू हो गया। दे आर गोइंग टू आस्क यू बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपके क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो ऐसे नहीं होंगे, हाइपोथेटिकल नहीं होंगे, वो दे वुड बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स।
आपको पर्टिकुलर सिचुएशंस जो आपके पहले आपने फेस की उनके बारे में पूछा जाएगा कि अच्छा कभी हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, डीलिंग विद अ डेडलाइन, एंड सो हाउ डिड यू हैंडल दैट स्ट्रेस। इस तरह की बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। या हैव यू एवर टॉट लर्नर्स, या आपने ऐसे कुछ लोगों को पढ़ाया है स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल एक एक वर्ड भी अंग्रेजी का ना जानते हो, तो उनको फिर आपने कैसे पढ़ाया। इस तरह के सवाल आपसे, ये इस तरह का जो इंटरव्यू होता है ये बिहेवियरल इंटरव्यू आप इसको कह सकते हैं। फिर आपका उसी का एक एक्सटेंशन, एक और वेरिएंट बिहेवियरल इंटरव्यू का जो है वो आपका केस इंटरव्यू है। केस इंटरव्यू में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखी जाती हैं, वही वेरी मच लाइक अ बिहेवियरल इंटरव्यू। यहाँ आपको जो है केस स्टडीज दे देंगे, वो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे देंगे और फिर उस सिचुएशन को जो आउटलाइन करने के बाद आपसे पूछेंगे कि एक प्लान बनाइए कि हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आप कोई बहुत ही जबरदस्त या फिनोमिनल कोई सोल्यूशन निकाल देंगे, क्योंकि यू हार्डली गेट एनी टाइम टू प्लान ओवर देयर, राइट। आप बैठे हैं, आपसे अभी सीधा सवाल आपको शूट किया क्वेश्चन उन्होंने, एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जस्ट विद इन अ मिनट और सो यू कांट कम अप विद अ फैंटास्टिक सोल्यूशन। लेकिन अगर आपकी सोल्यूशन जो आप बताते हैं इट्स इवन वर्केबल, अगर वो थोड़ी भी प्रैक्टिकल है, तो वो आपकी थॉट प्रोसेस को समझ लेंगे, राइट। इवन इफ यू ट्राई टू ग्रैपल विद द सिचुएशन, हो सकता है आप सोल्यूशन ना निकाल पाए, लेकिन आपने अगर ये भी दिखा दिया कि आप एक्टिवली आपने एंगेज किया उस प्रॉब्लम के साथ, और आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, चाहे वो सॉल्व हुई या ना हुई दैट इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन आपने कोशिश की। अगर इतना भी उनको इंडिकेशन मिलता है तो दैट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, इज गोइंग टू वर्क इन योर फेवर, राइट। तो ये केस इंटरव्यूज हो जाते हैं जहां पर आपको जो है बहुत ही आपको डेटा दे दिया जाता है, उसको एनालाइज करना है, डाइसेक्ट करना है और कुछ निष्कर्ष निकालने हैं, और फिर जो है अपने इंटरव्यूअर को के साथ वो निष्कर्ष अपने शेयर करने हैं। अगर कोई सोल्यूशन आपके पास आ गया है तो वो सोल्यूशन शेयर करना है, उस सोल्यूशन की एडवांटेजेस और लिमिटेशंस अगर कुछ है तो वो भी आपको अपने इंटरव्यूअर्स को बतानी है कि हाँ ये सोल्यूशन है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और ये वो इस तरह से है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इट्स मोर लाइक यू काइंड ऑफ डन द जॉब परफेक्टली। तो आपको उसमें इस अप्रोच के साथ काम करना है। फिर एक और जो काइंड ऑफ इंटरव्यू है, और जिसको मैं कहूँगा कि वो इट्स लाइक अ प्री इंटरव्यू और अ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, वो होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो है दे डोंट वांट टू गेट इनटू द ट्रबल ऑफ कॉलिंग समवन ओवर एंड फाइंडिंग आउट कि यार दिस पर्सन इज यूजलेस। कैमरा ऑन भी है। मैं तो समझ रहा था कि आप स्क्रीन को देख रहे हैं। ये स्क्रीन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? प्लीज मैं नो बट आई वाज ट्राइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू, कांट यू पीपल। मैं तो स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ ये इंटरव्यूज वाली आप लोगों के साथ। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, प्लीज गिव मी अ मिनट। बर्फ लगाओ, बोतल गर्म भी हो जाएगी। बर्फ से आराम मिलेगा। I'm going to take a 2 minute break, please. So please hold on. पापा को ना बर्फ दे दो। बर्फ दे दो, हाँ पापा को पैर पे लगाना है। वो क्या बोल कौन सा रात है आपका? पता नहीं कौन सा। हाँ ये वाला है, ये वाला।
वैसे एक बात बताऊं, बर्फ जमाने से अच्छा है कि आप पैरों करो, पता है क्यों? क्योंकि आपकी ब्लड की प्रॉब्लम है ना, और ठंडी चीज से ना ब्लड बढ़ेगा और ब्लड खराब होगा। डेली सुबह लेडी को नहाना चाहिए। लगा इससे इससे मुश्किल ही मिलेगा, पता है पैर ऊपर करके रखो। या आपको ब्लड की प्रॉब्लम है ना, और ठंडी चीजें। मैं पापा से कह रही हूँ कि पापा जैसे बर्फ की शिकायत रहते हैं, और पापा को नसों की प्रॉब्लम है, और ब्लड के वो खून के वो तो बन जाते हैं नसों के बीच में, तो बर्फ से उनको नुकसान नहीं करता है। हेलो। भाई बर्फ एक्सपीरियंस होता है, ठंडी चीज से शिकायत रहता है पानी में। ये देंगे ना, ये चीज थोड़ा नर्व आराम में बन जाता है, बर्फ होता है। ओपन कर दीजिए पीडी पीपीटी। ओपन करके ओपन करके फिर शेयर करिए सर। एनी फाइल ओपन करके सर मिनिमाइज कर दीजिए, उसके बाद शेयर करिए सर। शेयर कर दीजिए या बैकग्राउंड पे चलने दीजिए सर। ओके सर, एक ही फाइल ओपन रखिए आप, एक ही, बाकी क्लोज कर दीजिए। हाँ सर, सिंगल शेयर होगी सर। ओके। हाँ सर, जो आप शेयर करना चाहें फाइल वो शेयर करेंगे। जी जी बर्फ से मिल रहा है आपको आराम। सर, एक ही ओपन रखिए तभी होगा सर। बाकी लो दबा। हाँ सर, सिंगल फाइल रखिए सर, बिल्कुल। दूसरी बाद में ओपन कर सकते हैं, एक को क्लोज किया दूसरा ओपन कर लिया सर। और आपको बात का मन करता है रोज डेली होकर खा लो, और रात को दोबारा कुछ नहीं। ये लो, और आपके पास में रात को पापा 2-3 घंटे तक जग रहे हैं रात को, तो अभी कोई दिक्कत नहीं। दिन में सोए तो दिन में सो तो एक घंटा सो, बड़े ठंड तो है नहीं जाएंगे तो भूख नहीं लगेगी फिर। और आपको शेड्यूल खराब होगा, दिन में मूवी देखते हैं पूरा दिन तो भूखेंगे, और रात को मूवी देखते हैं। दिन में देखो मूवी चालू तो समझा रहा है, और सुनते तो है नहीं होगा तो किसी बारे में क्या मूवी है। स्टार्ट कर दो मूवी जल्दी, तो बताओ मैं भी तुमसे क्या बात करूँ, वो आप लोग ज्यादा ना मेरे को चिल्लाएंगे, वो मुझे नहीं पता क्या। अभी 9 बजे स्टार्ट कर दो, खत्म हो जाएगी। अभी आप बोले तो मांग रही करेंगे। मुझे वहां पे दे दे। इतना भी मत करो, पापा को थोड़ा बहुत तो उधर चाहिए, क्योंकि हाथ को इस डॉक्टर थोड़ा ऊंचा नहीं रखवाता था। हाथ की वजह से डॉक्टर थोड़ा ऊंचा तो रखवाता था, थोड़ा तो ऊंचा चाहिए। नीचे से बोलो। डॉक्टर ऊंचा करा ही कहा, अभी क्या करना है, वीडियो तो दिखवाना है। बताओ बस, अभी तो वीडियो तो दिखाती है, अगर सीरियस तो क्या निकाल दो फिर। नहीं, और फिर उसको थोड़ा सा वहां से भी ऊंचा चाहिए पापा को। और रात को मेरे बीच में उनको सही तरीके से जल्दी सो जाती है। मैं या 9:30 10 बजे उनको सो जाना चाहिए, और दिन में नहीं सोने देंगे, तो सो रहे दिन में तो रात में जल्दी सो, और सो रहे दिन में तो 1-2 घंटे सो तो कभी नहीं 4-5 बजे, 3 बजे से उसके बाद सोएंगे। जब आप सोते हो ना उसके बाद ही आके लेटते हो, हैं? जब आप सोते हो ना उसके बाद ही आके लेटते हो पापा। अभी तो नवी ले लो, मुझसे दूर खाना Hello, yeah, I'm back. Sorry,
there was some problem with the sharing of the PDF file. तो ये जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, ये जो PDF आप देख रहे हैं, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज की बात की। सबसे पहले हमने जो है ये ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंटरव्यू की बात की, जहाँ पे 1-to-1 इंटरव्यू होता है। फिर पैनल इंटरव्यू की बात की, जहाँ 1-to-many होता है, एक इंटरव्यू ही होता है, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स होते हैं। फिर हमने बिहेवियरल इंटरव्यू की बात की, और फिर केस स्टडी इंटरव्यू जो होता है उसकी बात की, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू है। फिर अब हम बात करेंगे टेलीफोनिक इंटरव्यू की, जिसको मैं कह रहा था कि ये एक तरह का प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल ये नहीं चाहती हैं कि वो किसी को ऐसे ही बुला लें इंटरव्यू के लिए और फिर पता चले कि वो कैंडिडेट तो बेकार है। तो वो क्या करते हैं, एक पहले प्रिलिमिनरी चेक के लिए, ये जानने के लिए कि भाई इसको बुलाने के लायक है भी या नहीं, पहले एक टेलीफोनिक इंटरव्यू करते हैं वो लोग। तो वो टेलीफोनिक इंटरव्यू जो होता है उसमें वो आपसे टेलीफोन पे जो वार्तालाप होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, दे ट्राई टू गेट सम idea about your personality, about your language skills, and about your interpersonal skills, right? तो बहुत सारा जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उस स्टेज में ही, टेलीफोनिक इंटरव्यू के स्टेज में ही जो है वो दे आर काइंड ऑफ रूल्ड आउट। उनको जो है शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता। जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है वो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि हु कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली, हु कैन प्रेजेंट देयर आइडियाज कोजेंटली, मतलब वो अच्छे से अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं और बात भी जो है कॉन्फिडेंस के साथ कर पाते हैं टेलीफोन पे। तो फिर उन लोगों को आगे नेक्स्ट स्टेज इंटरव्यू का जो है होता है उसके लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे एक्चुअल इंटरव्यू होता है कुछ लोगों के साथ या सीनियर्स के साथ, राइट? लेकिन इस इंटरव्यू को भी, अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रीट दिस इंटरव्यू एज यू वुड ट्रीट अ फेस टू फेस इंटरव्यू, राइट? अरेंज फॉर अ क्वाइट प्लेस एंड टाइम, एक ऐसा स्पेस हो जहाँ आप कंफर्टेबली बात कर सकें, शोर शराबा ना हो, और टाइम भी ऐसा हो जब आप रिलैक्स्ड हो, राइट? तो जिस वर्क सर्फेस, जो भी आपका अगर वो इंटरव्यू इस तरह का है जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है या कुछ है, तो फिर आपका जो प्रेजेंटेबल होना चाहिए जो इन्वायरमेंट है वो भी ज़रूरी है। उसके बाद ट्राई टू फोकस ऑन द कॉन्वर्सेशन, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सुनिए, और आंसर देने से पहले केयरफुली सोचिए, और अपनी वॉइस को जो है सही से मॉड्यूलेट करना सीखिए। उसमें जो सही पिच होना चाहिए, सही टोन होना चाहिए। एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक यूज ऑफ द फैक्ट कि आपको अगर सिर्फ टेलीफोनिक इंटरव्यू कि आपको देख नहीं रहा है कोई वहाँ पर, या देख भी रहा है तो रेंज ऑफ विजन बहुत लिमिटेड है, तो यू कैन हैव योर नोट्स रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। अपने रिज्यूमे की कॉपी आप साथ में सामने रख सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट है जिस पर आपने काम किया है तो वो प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं उनको खोल के रख सकते हैं। तो आप अपने नोट्स रेडी करके रख सकते हैं। आप फोन पे बात करते करते अपने नोट्स को देख के जवाब दे सकते हैं, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दोस क्वेश्चंस। और ऐसे फ़ोन को मत यूज़ करिए जिसमें डिस्टर्बेंस का कोई स्कोप हो, कॉल वेटिंग फंक्शन हो, इस तरह की चीज़ हो, ये सब ना हो वहाँ पर, ठीक है? ट्राई टू यूज़ अ लैंडलाइन फ़ोन अगर पॉसिबल है, ताकि उसमें ये कॉल वेटिंग और इस तरह की चीज़ें, ड्रॉपिंग वाला जो सिस्टम होता है वो सब ना हो, ताकि आपका जो इंटरव्यू है या जो टेलीफोन पे जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो इंटरप्ट ना हो जाए किसी भी वजह से। उसके बाद एक और काइंड ऑफ इंटरव्यू होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप इंटरव्यू। नाउ दिस ग्रुप इंटरव्यू इज नथिंग बट कॉमनली वी रेफर टू इट एज अ ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनको हम एक साथ बिठा देते हैं, उनको एक टॉपिक दे देते हैं ग्रुप डिस्कशन का, और एक मॉडरेटर होता है या एक ओवरसियर होता है जो कि सिलेक्शन करेगा। वो बैठ जाता है और देखता है कि इस डिस्कशन में सब लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कौन से हैं जिनके अंदर आर्गुमेंटेटिव स्किल्स हैं, कौन से हैं जिनमें सोशल स्किल्स हैं, कौन से हैं जिनमें सारे स्किल्स हैं, राइट? तो वो दे ट्राई टू शॉर्टलिस्ट द बेस्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन अ बिग ग्रुप। तो ये ग्रुप इंटरव्यू जो है इट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ मेकिंग द वर्क ऑफ द इंटरव्यूअर्स ईजी। शॉर्टलिस्ट करना आसान हो जाता है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स आ गए हैं तो चलो सबके 8-8 लोगों का ग्रुप बना के एक एक ग्रुप डिस्कशन कर लिया, उसमें से फिर एक एक दो दो लोग चुन लिए, फिर वो और कम हो गए लोग, फिर उनको फाइनली इंटरव्यू कर लिया। तो ग्रुप इंटरव्यू इज नथिंग बट अ ग्रुप डिस्कशन, जिसमें एक तरह का इनफॉर्मल डिस्कशन होता है। लोगों को एक टॉपिक दे दिया जाता है, एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड द इंटरव्यूअर or the overseer initiates the discussion, opens the discussion, and
the sole purpose of this interview is to see how you interact with people, how do you, use your knowledge and your reasoning to influence other people. ये सब देखा जाता है उसमें. उसके अलावा एक और टाइप ऑफ इंटरव्यू होता है जिसको हम बोलते हैं लंच एंड डिनर इंटरव्यू. ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत पॉपुलर है. अब लंच एंड डिनर इंटरव्यू जो है ये रेगुलर पोजीशंस के लिए नहीं यूज होता है. जो छोटी मोटी पोजीशंस होती है उनमें लंच एंड डिनर इंटरव्यू नहीं किया जाता. ज़्यादातर जो लंच एंड डिनर इंटरव्यूज होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस के लिए होते हैं. किसी कंपनी का कोई सीईओ है, किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, या कोई बड़ा ऑफिसर है, राइट. तो उसके लिए लंच एंड डिनर इंटरव्यू करता है, इसमें किया जाता है. इसमें होता क्या है कि यू जस्ट मीट someone who is going to interview you at a at a hotel or a restaurant, and there's it's like a business meal that you will sit and have with someone, and you'll have something to eat with them. तो उसमें वो ये नहीं देखते हैं कि आप इस जॉब के बारे में या अपने इस काम के बारे में जानते हैं नहीं जानते. बिकॉज इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं दे आर एट अ स्टेज, एट सच अ स्टेज इन देयर करियर्स के उनको उनके क्रेडेंशियल्स को टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती. वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लोग होते हैं. तो वो ऐसे लोग नहीं होते जो कि दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब. नो, दे ऑलरेडी हैव अ गुड, वेरी कंफर्टेबल जॉब. उनके पास पहले से अच्छी खासी नौकरी होती है, बट दे आर लुकिंग फॉर अ बेटर पोजीशन, राइट. और वो बहुत इस्टेब्लिश्ड लोग होते हैं. ऐसे लोगों को जो है लंच एंड डिनर इंटरव्यूज के लिए इनवाइट किया जाता है. और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इस तरह के इंटरव्यूज करती हैं. और उसमें ये होता है, क्वेश्चन जो होता है जो कंसिडरेशन का, वो ये नहीं होता कि आप मतलब जो है कंपनी को क्या देंगे. बिकॉज आपके क्रेडेंशियल तो पहले से ही पता है, आप पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं. एंड बिकॉज यू आर गुड, दैट्स व्हाई दिस कंपनी हैज काइंड ऑफ अप्रोच्ड यू. अब देखना ये होता है कि वो कंपनी आपको क्या ऑफर करती है, क्या इतना अच्छा ऑफर दे पाती है कि आप अपनी पुरानी जॉब छोड़ के, कंफर्टेबल जॉब छोड़ के इनकी नई जॉब पकड़ें. तो इस इंटरव्यू में, एज आई वाज सेइंग, दिस इज लाइक इट्स फॉर हाई प्रोफाइल जॉब्स एंड ओनली फॉर कॉर्पोरेट शार्क्स. उनके लिए इस तरह के इंटरव्यूज किए जाते हैं. तो वहाँ पे वो आपके सॉफ्ट स्किल्स को ज़्यादा देखते हैं. वो ये देखेंगे कि आप बात किस तरह से करते हैं, आपका जो है खाने पीने का तरीका कैसा है, हाउ डू यू होल्ड योर सेल्फ, हाउ डू यू ईट, हाउ डू यू टॉक. ये सारी जो फाइन पॉइंट्स होते हैं, फाइन डाइनिंग जिसको हम कहते हैं, ये सारे स्किल्स भी देखते हैं. आपके आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपकी डायनामिज्म जो है उसको चेक किया जाता है, राइट. तो ये इंटरव्यूज दे आर हार्ड टू कम बाय. दे आर लाइक ओनली फॉर द द सुपर प्रोफेशनल्स. सबके लिए नहीं है ये. ग्रास रूट जो बिगिनर लेवल पे तो कभी होते ही नहीं इस तरह के इंटरव्यूज, राइट. अच्छा, जो इस तरह का लंच एंड डिनर इंटरव्यू होता है उसमें यू शुड नेवर बी टू परसिस्टेंट. कभी आप एडमेंट ना हो जाइए कि नहीं नहीं मैं ही पे करूंगा इसके लिए. जिन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, आइडियली इट्स देयर कॉल. दे आर सपोज टू पे फॉर द फॉर द लंच और द डिनर वॉट एवर यू हैव. बट पोलाइटली आप एक बार कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू पे फॉर वॉट वी हैड, आई वुड लव टू पे. मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं पे करूँ. तो लेकिन अगर वो रिफ्यूज़ कर दें तो आप फिर इंसिस्ट ना करें उसके. ठीक है. तो ये कुछ उसके पॉइंट्स हैं उसके बारे में. उसके बाद फिर आपका एक इंटरव्यू होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस इंटरव्यू. ये स्ट्रेस इंटरव्यूज जो होते हैं ये सेल्स पोजीशंस के लिए बहुत कॉमन होते हैं. आजकल ज़्यादा नहीं किए जाते इस तरह के इंटरव्यूज. बट यू शुड बी अवेयर ऑफ द सिग्नल्स. द स्ट्रेस इंटरव्यू में इट इज़ यूजुअली डिलिबरेट. जानबूझ के जो है आपको अनकंफर्टेबल फील कराया जाता है. आपको जानबूझ के बहुत ही अग्रेसिव इंटरव्यूअर रहते हैं जो कि आपको अनसेटल करने की कोशिश करते हैं, आपसे डिस्टर्बिंग सवाल पूछते हैं, आपको इरिटेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं. तो सार्केस्टिक भी हो सकते हैं. आपको ऐसा लग सकता है कि आपका मजाक उड़ाया जा रहा है. कई बार आपको वेट कराएंगे बहुत देर तक. तो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली. दिस इज बीन डन डिलिबरेटली. ये देखा जाता है कि आप कितने पेशेंट हैं, आपकी पर्सनैलिटी कितनी टफ है, एंड दैट यू डोंट ब्रेक अंडर स्ट्रेस. तो वो ज़्यादातर सेल्स जॉब्स के लिए इस तरह का जो फॉर्मेट है इंटरव्यू का वो चूज़ किया जाता है. बट दिस इज रेयर. अचानक से वो बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, कुछ बोलना बंद कर देंगे. एंड दिस माइट बी एन अटेम्प्ट टू अननर्व यू. आपको अनसेटल करने के लिए, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कराने के लिए अचानक से
एक ऑकवर्ड साइलेंस वो लोग मेंटेन करेंगे, या आप आपस में बात करने लग जाएंगे, आपको टोटली इग्नोर कर देंगे, ऐसा लगेगा कि आपको वो देख ही नहीं रहे कि आप भी बैठे हुए हैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर टेक्निक्स रियली to unsettle you, to make you feel uncomfortable, but you should remain silent, and you should not lose your patience, right? So if someone is not clear, or if someone asks for a clarification even about something very obvious, अगर आपने कोई बहुत ही obvious और बहुत आसान सी बात भी कही है, उसको भी वो कहेंगे नहीं इसको explain करो, समझाओ, तो don't behave as if कि अरे कुछ ये अजीब सी बात हो रही है, but try to go along with the flow and do as you are told. तो ये टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज थे जो कि आपसे मैंने अभी शेयर किए। और जो है कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स भी हम देख सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ कि ये ज़्यादातर जो पैनल इंटरव्यूज़ हैं ये पब्लिक सेक्टर में ज़्यादातर ये प्रेफर किए जाते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके अंदर पैनल इंटरव्यूज ज़्यादा होते हैं, और जो फेस टू फेस इंटरव्यूज़ हैं आपके, जो वो आपके ज़्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में पॉपुलर है। उसके अलावा एक होता है इंटरव्यू जिसको सिक्वेंशियल इंटरव्यू कहते हैं, वो यहाँ मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूँ बाय द वे। देयर इज ऑल्सो एन इंटरव्यू विच इज रेफर टू एज अ सीक्वेंशियल इंटरव्यू, क्योंकि उसके अंदर जो है जो इंटरव्यू होता है वो कई स्टेप्स में होता है, एक सीक्वेंस के तहत वो होता है, एक स्टेज में नहीं होता। कई बार उसके अंदर जो है लाइक इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लेट्स से 5 to 6 इंटरव्यूज इन अ रो, और इट कैन इवन स्ट्रेच ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स। जरूरी नहीं है कि वो आपका एक हफ्ते में सब वाइंड अप हो जाए। कई बार जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस आपका 1-2 महीने चलता रहता है। पहले एक स्टेज होगा, वो क्लियर हो गया तो फिर आप दूसरे स्टेज के लिए आपको एक हफ्ते बाद इनवाइट करेंगे, वो भी क्लियर हो गया तो फिर आपको जो है हो सकता है किसी और सिटी में इनवाइट करें, अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में कहीं और तीसरे स्टेज के लिए, फिर हो सकता है कि वहाँ से बाद आपको कहीं बाहर इनवाइट करें। आई मीन यू डोंट नो, इट्स लाइक अ सीक्वेंस, वो आपको बहुत सारे स्टेजेस में इंटरव्यू देना होता है। उसमें जो ध्यान रखने की बात होती है वो ये होती है दैट यू हैव टू ट्रीट ईच इंटरव्यू एज अ फ्रेश इंटरव्यू। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि अरे ये पिछले इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था और मैंने इसका जवाब दे दिया था तो इस बार देने की जरूरत नहीं है, या आप इंटरव्यूअर से कह दें कि अरे सर ये पिछले इंटरव्यू में मुझसे पूछा था एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड, मैंने बता दिया। इफ यू डू दैट यू आर काइंड ऑफ किलिंग योर प्रोस्पेक्ट्स। आप बहुत ही जो है ना यू डूइंग समथिंग दैट्स टोटली डेट्रीमेंटल टू योर प्रोस्पेक्ट्स। तो ऐसा कभी नहीं करना है। यू हैव टू ट्रीट ईच इंटरव्यू एज अ फ्रेश इंटरव्यू। जो भी सवाल पूछा जाए, चाहे वो 10 बार आपसे वो 10 इंटरव्यूज हो रहे हैं और हर बार वो सवाल पूछा जा रहा है, फिर भी आपको हर बार ऐसे ही जवाब देना है जैसे कि वो पहली बार वो सवाल पूछा गया आपसे, राइट। तो ये हो गया आपका सीक्वेंशियल इंटरव्यू। कुछ इंटरव्यू जो है वो एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वर्सेशनल इंटरव्यूज। अब कॉन्वर्सेशनल इंटरव्यूज जो होते हैं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था, जो टॉक शोज वगैरह रहते हैं, जैसे आपका कॉफी विद करण है, ओपरा विनफ्री शो है, आपकी अदालत है, ये सारे जो हैं आपके कॉन्वर्सेशनल इंटरव्यूज के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देयर इज नॉट मच एट स्टेक, कोई जॉब नहीं मिलने वाली है इन इंटरव्यूज से, कुछ नहीं होने वाला है। कई बार कॉन्वर्सेशनल इंटरव्यूज जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं कि एग्जाम इसमें स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन होना है तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनका भी इंटरव्यू किया जाता है, उनसे बातचीत करते हैं। जो प्रिंसिपल होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो लोग पेरेंट्स से बात करते हैं, एक कॉन्वर्सेशनल सा उसका वो रहता है। तो उसमें उस इंटरव्यू में भी जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो ये होनी चाहिए दैट यू शुड ट्राई टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। तो कॉन्वर्सेशनल इंटरव्यूज में द की इज टू बी नेचुरल, टू बी योर सेल्फ एंड टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो ये कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, ये तो खैर हर इंटरव्यू के लिए ही है। डोंट एवर, जो डूज तो हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए, डोंट्स भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं इंटरव्यूज के। एक तो ये है डोंट बी टू लाउड, एट द सेम टाइम डोंट बी टू सॉफ्ट स्पोकन, you sometimes have to assert yourself. You also should know how to steer the interview in an area that you are comfortable with. So try to lead the interviewer into asking you questions that you are familiar with, into a territory that you are familiar with, that you want to answer questions in. तो आप स्टीयर कर सकते हैं इंटरव्यू को अपने। डोंट्स में एक और बात ये आती है कि डोंट ट्राई टू बी एरोगेंट, इवन इफ यू फील के जो इंटरव्यूअर्स हैं उनकी जो नॉलेज है या उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है,
तो भी आप डोंट ट्राई टू वन अपमैनशिप की कोशिश मत करिए. डोंट ट्राई टू शो देम दैट यू नो बेटर, बिकॉज नो वन वांट्स टू हायर समवन हु इज स्मार्टर देन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. So try to be down to earth and be yourself, be very honest. Don't give them information that is exaggerated. Don't give them facts that are not right, that you can't later support, that you can't later verify. So ये बहुत ज़रूरी है. और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं इंटरव्यूज के, उनको देख लेते हैं. जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ. एंड एक बहुत जनरल, ये सब जनरल क्वेश्चन हैं लेकिन इट्स नॉट वेरी इजी टू आंसर देम. तो आई सजेस्ट कि किसी भी इंटरव्यू की तैयारी के लिए देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड मिरर वर्क. आप जो है शीशे के सामने बैठ जाएं, क्योंकि मोस्ट पीपल डोंट नो व्हाट दे लुक लाइक व्हेन दे आर टॉकिंग टू पीपल. कोई भी नहीं करता है ना ये कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे आप कैसे बात करते हैं, किस तरह बात करते हैं. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप, खासतौर पर एक्टर्स वगैरह करते हैं, सिर्फ पब्लिक स्पीकर होते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनको एडवाइस किया जाता है, उनके जो की जो ट्रेनिंग होती है उसका एक हिस्सा होता है मिरर वर्क. तो ये भी आप कर सकते हैं कि आप जो है ना, यू फाइंड सम टाइम व्हेन यू आर कंफर्टेबल, व्हेन देयर नॉट मेनी पीपल अराउंड, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पीपल मेक फन ऑफ यू. तो ऐसा टाइम जब लोग ना हो तो आप शीशे के सामने बैठ जाएं, आईने के सामने, और आईने के सामने बैठ के आप अपने आप से सवाल करें और अपने आप जवाब भी दें. बाय डूइंग दिस यू वुड बी काइंड ऑफ more aware of yourself. You would be more aware of you know द बेस्ट एंगल्स. भाई आप किस तरह से, आप जो आपके मैनरिज्म्स हैं उनमें अगर कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, अगर कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज में कमी है तो उसको कैसे करेक्ट करना है, कोई आपके एक्सप्रेशंस हैं जो कि जिनसे नर्वसनेस नज़र आती है, या कोई ऐसे जेस्चर्स हैं जो शो करते हैं कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप हेजिटेट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप आईने में देख के करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आईना तो झूठ नहीं बोलता है. तो डू दैट इफ़ यू कैन. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो हम जैसे जिनकी हम बात कर रहे हैं, यू कैन आस्क योरसेल्फ दीस क्वेश्चंस एंड आल्सो ट्राई टू आंसर देम इन फ्रंट ऑफ द मिरर बिफोर यू एक्चुअली गो देयर एंड फेस एन एक्चुअल इंटरव्यू एंड आंसर दीस क्वेश्चंस. मिरर स्टेज के अलावा आप एक और चीज़ सप्लीमेंट कर सकते हैं उसको. यू कैन काइंड ऑफ once you practice in front of the mirror, you can maybe request one of your friends, some close friend of yours, to come and interview you. वो आपको अच्छा पॉजिटिव, और सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं बल्कि ऑनेस्ट और अर्नेस्ट फीडबैक भी देगा आपके बारे में, कि आप जो जवाब आपने दिए उनमें क्या कमियां थी या क्या स्ट्रेंथ्स थी. सो दिस फ्रेंड ऑफ योर्स कैन हेल्प यू विद अ स्वॉट एनालिसिस, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. आपको आपकी स्ट्रेंथ्स भी बताएगा, आपकी वीकनेसेस भी बताएगा, और फिर यू विल बी मच बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द एक्चुअल इंटरव्यू. तो ये सब आप कर सकते हैं. और दिस ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन. ये सेल्फ एनालिसिस में आ जाता है ये सारा आपका. और सेल्फ एनालिसिस के अलावा आपको ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस भी करना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस से मतलब हो गया कि आप जिस कंपनी को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाले हैं, ट्राई टू डू सम रिसर्च अबाउट दैट. ये पता लगा लीजिए वो कंपनी जो है उसकी सर्विसेज क्या हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका जो रीच है वो क्या है, उसके किस तरह की हैं. हेलो, कैन यू पीपल हियर मी? आई होप सो. Please give me a second. I'm trying to change the PDF here. I hope आप सब देख पा रहे होंगे. No, you can see. चेंज कर रहा हूँ.
कीजिए। क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से नहीं देख पा रहे हैं।